listed companies. Now I hand over the session to Mr. Pramod Sangai ji for his deliberations. मैं कुछ बोलूं 1 मिनट? Yes, भैया. प्रेसिडेंट सर, चेयरमैन सर. Yes, sir. हाँ. दोस्तों, ये टॉपिक जो सेलेक्ट किया गया उसके पीछे एक छोटी सी कहानी जो प्रमोद भैया जानते हैं. मेरे पास एक बैलेंस शीट आई. बैलेंस शीट में I supposed to be the auditor. Due to certain reason, I was not having, I couldn't give the proper time to see things. Then I normally visit to Sangai भैया, खंडेलवाल भैया और somewhere in my building. तो मुझे जाके लगा कि मैं शायद स्टूडेंट भी नहीं हूँ बढ़िया से, अभी तो मैं बच्चा हुई हूँ. और प्रमोद भैया ने फटाफट 15 मिनट के अंदर में मेरी ऐसी की तैसी कर दी. इन द सेंस कि इतनी सारी गलतियां थी उसके अंदर में, इतनी सारी गलतियां थी. तो इनफैक्ट ये मिस्टेक भी हो रहा था कि शेड्यूल 3 में ऑलरेडी पीपी आ चुका है फिक्स्ड एसेट्स के बदले में, स्टिल इट इज रिटन एज ए फिक्स्ड एसेट्स. भैया की बात करने के बाद मैंने और भी कई बैलेंस शीट देखी जो कि कम से कम 200 करोड़ की टर्नओवर की थी, 300 करोड़ टर्नओवर की थी. उसमें भी अच्छे ऑडिटर्स थे, विदाउट नेमिंग, कोटिंग द नेम, विदाउट कोटिंग द नेम ऑफ द कंपनी. उसमें भी फिक्स्ड एसेट्स लिखा हुआ है. मैं भैया से बात किया कि भैया ये क्या अभी भी इसमें फिक्स्ड लिखा हुआ है? तो बड़ी गड़बड़ थी. संजोग से फिर मैंने नई किताब भी मंगाई उसी समय कि कहीं कुछ चेंज तो नहीं हो गया या फिर कहीं मिस्टेक तो नहीं है. बिल्कुल वापस नई किताब मिलाई लॉ में, टैक्स में जाकर के, वहां पे पीपी लिखा, नहीं कहीं कुछ चेंज नहीं है. देन आई सडनली कम इनटू माइंड कि भाई ये सब गलतियां जो मेरे से हो रही है और बाकी सब लोगों से सबसे हो रही होगी. और चूंकि इसलिए भी गलती होगी, मैंने भी रिसेंटली कितने भी सेमिनार ज्वाइन किए हैं, सब में यही बात बताई जाती है कि भाई हम लोग का जो भी क्वालिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज रिड्यूसिंग. व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट गिविंग द प्रॉपर टाइम. एंड हम लोग को अपने प्रोफेशन में क्वालिटी नहीं लाएंगे तो जैसे भी खंडेलवाल भैया बोल के गए हैं कि लॉट्स ऑफ अलग अलग रेगुलेटर्स जो हैं, एमसीए हो चाहे आरबीआई हो चाहे आईसीआई हिमसेल्फ, क्योंकि कभी भी हम लोग के ऊपर में डीसी चालू कर सकते हैं इफ वी फाउंड एनी ग्रॉस नेग्लिजेंस प्रॉब्लम. तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आई थॉट कि भाई प्रबोध भैया को ही अपने जीडी के इनिशिएटिव बनाया जाए. और ही इज वेरी लर्नड पर्सन और टाइम टू टाइम बहुत ही डेप्थ नॉलेज भी है उनका. तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विथ हिम. So I requested chairman and chairman immediately did all the formalities and we are now here to hear Pramod Sangai ji. As I am duty bound, as I am the 21st president of VIP, so I am duty bound to say something about the VIP within 1 minute. Sir, हम लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है जिसमें कि रफली 800 चार्टर्ड अकाउंटेंट है रफली. और हम लोगों ने एक नई पॉलिसी बनाई है, बेनिफिशियरी पॉलिसी फॉर यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. कहने का मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 साल के अंदर का है उसको हम लोग कम पैसे में उनको सपोर्ट करके उनको मेंबरशिप लेते हैं. इसके अलावा हम लोगों ने 800 मेंबर की जो हमारी सोसाइटी जो एसोसिएशन है उसके अंदर हमारे साथ में कई ऐसी क्वालिटी छिपी हुई है जो हमें पता नहीं था. तो उन लोगों को मैंने लेकर के एक एकलव्य अवार्ड बनने चालू किया है जिसके अंदर में हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारे पोते पोतियां जो जिसकी एज हो चुकी है उनके टैलेंट को मैंने उभारने के लिए प्रोग्राम कर रखे हैं. इसके अलावा हम लोगों ने CABF फंड में भी इस बार डोनेट किया है. इसके अलावा कई तरह की चीजें हम लोग टेक्निकल करते रहते हैं. And now without wasting further time, now I request Pramod Bhaiya to please be here and friends, I request all the audience please be interactive so that कि छोटी छोटी चीजें हमें पता चल सके, हमें सुधार सके. इन्हीं शब्दों के साथ में मैं प्रमोद भैया को इनवाइट करता हूँ फॉर हिज स्पीच. वेलकम भैया. प्रमोद भैया कंटिन्यू. प्रमोद भैया कंटिन्यू. स्क्रीन शेयर करने क्या? में थोड़ा सा ऑडियो. एनीवे थैंक यू वेरी मच. थोड़ा सा इसमें क्या है कि ऑडियो गड़बड़ा गया था. प्रेसिडेंट ऑफ द, कैन आई स्टार्ट नाउ विष्णु जी? यस कंटिन्यू भैया, स्टार्ट. President of the VIP Road Chartered Accountant Study Circle, Vishnu Kumar Sulchan ji. Chairman of the session, Patwari ji. My senior Kasi Khandelwal ji. And my co-colleague in FRB, Pawan Agarwal ji. Other senior members of the institute. Friends, colleagues and ladies and gentlemen.
First of all, I convey my gratitude to the VIP Road Chartered Accountant Circle, who has given me this opportunity to deliberate upon the today's topic, is pitfalls of the financial statement and presentation. I suppose this is the first time I am being chosen as speaker on this VIP platform. Yes, sir. It is my privilege. My maiden speech in this platform, Kashi ji. So basically, we have joined today in Zoom meeting to understand the pitfalls of financial statements and its presentation, to understand better way and upgrade ourselves and to update ourselves in the sense of the new development which have come very recently. Basically, I am not here to pinpoint the mistakes being committed by other my fellow members, but it is a general perception, including myself, when we take up any assignment of the attestation work, audit work, then because we have to follow so many legal requirements, that some parts of the legal requirement are missing here or there. Friends, the attestation work, or for that matter audit work, is undoubtedly a very challenging and daunting task today. Why I'm saying so? Because we have to first see the entire thing in the legal parameters, and then examining within that parameters and issuing the report thereon. So I have decided to divide my talk on this subject into 4 segments. First is the statutory requirements. Second is format and presentation of financial statement. Third is disclosure obligation. And fourth is auditor's report thereon, for better understanding of the matter. Because unless until we understand the legal parameters as to where from we are bound to follow, what are the requirements of the law, then only we can understand what is our obligation. So coming to the matter of statutory requirements. Statutory requirement, the moment I say statutory requirements, immediately in our mind comes Companies Act, Schedule 3, then accounting standard under Ind AS, and guidelines of the institute, standard on auditing, and guidance, implementation guide on the guidance note of the institute. So these are the legal documentation based on which the management charged with the preparation of accounts and the auditors thereon has to prepare the financial statement, present the financial statement, and the auditors is supposed to report thereon. So these are the legal documents. Now coming one by one, in the first segment of the statutory requirement. If a company says that I will not prepare the balance sheet in accordance with Schedule 3 because my business is a typical business, so you qualify whatever you like, we will not be able to adhere to the format which you are prescribing, which they cannot do. Now why I am saying so, the Companies Act 2013, Section 128, I just draw the attention of the member, the Section 128 of the Companies Act specifically requires every company to prepare financial statement for every year which gives true and fair view. Now Section 129 says true and fair view means you have to present the balance sheet in according with Schedule 3 format, followed by accounting standard notified under Section 133 of the Companies Act. That means Section 128 requires to present the true and fair view. 129 requires the true and fair views, draw the balance sheet according to Schedule 3, and follow the accounting standard notified under Section 133. Now, under Section 133, the central government has power to notify the accounting standard, which the central government has already done so. Today, as per Section 133 of the Companies Act, we have 2 sets of accounting standard. One is
normal GAAP accounting standard, which is normally known as Accounting Standard Rule 2006. And later on, another set of segments was issued by the central government, which is Companies Ind AS Rules 2015. So these are the two set of accounting standard has been notified by the central government in terms of section 133 of the Companies Act. Now section 129 says schedule 3. Now coming to the schedule 3. These I am telling you the legal parameters, legal strictly requirements as to where from we are bound to follow these guidelines. Now schedule 3 came into Act 2013. Previously it was schedule 6 as per the Companies Act 1956, which became schedule 3 under the Companies Act 2013. Now that format is given in balance sheet format is given in schedule 3. When Companies Act 2013 came, it was only part 1 and part 2. There was no division at all, if you remember, friends, because the entire balance sheet in India were bound to be prepared according to the format which was prescribed in schedule 3 of the Companies Act 2013. Later on, in 2015, the MCA came out with the Companies Ind AS Rule 2015, base year 2015, and to implement that, schedule 3 was amended, and thereafter division was done, division 1 and division 2. Schedule 3 came with the 2 divisions. Division 1 applies to the accounting standard companies to whom Ind AS does not apply, and division 2 was introduced for all the companies to which division 2 applies, and the format was prescribed as to how you will present the balance sheet. Again thereafter, when the NBFC issues came to the government mind, then they again created a more division in schedule 3, that is called division 3 in schedule 3, which is specifically for NBFC company. Those NBFC companies which are required to present their accounts according to Ind AS. So now again I am telling you that Accounting Standard 2006, which applies to all those companies to which Ind AS does not apply, and to whom Ind AS applies, then you have to follow Ind AS Rule 2015. And all those NBFC to whom Ind AS applies, they are to prepare the balance sheet according to division 3 of the schedule 3 of the Companies Act. Meaning thereby, if there are NBFC which does not necessarily require to present their account according to Ind AS, they will follow Accounting Standard 2006 division 1 of the balance sheet. So today I am giving thrust on my fellow chartered accountants because of the fact that we, most of the chartered accountants in practice who are not big shot and big four, we have to prepare the balance sheet normally for the clients who may not fall under Ind AS. There you cannot apply form 3 of division 3 of schedule 3. There you have to prepare the balance sheet according to AS division 1 only, which is Companies Accounting Standard Rule 2006. So therefore, what happens that if you have a company, first you have to determine whether your company is required to prepare the balance sheet in accordance with AS or Ind AS, whether it is NBFC or any other company. That first you have to choose as to which accounting standard it applies. Thereafter, you have to decide that, let us suppose if it is under normal AS, which is normally known as GAAP, there you have to select the form 3 as per division 1. Now after schedule 3, what we have to follow? Let us suppose we are following the format as prescribed in schedule 3 of the Companies Act 2030, no issue. Thereafter we have to follow accounting standard under section 133, which is Companies Accounting Standard 2006, which has 29 AS, virtually 27 AS, because 8 has been withdrawn and 6 has been merged with AS 10, which is fixed assets. That depreciation and fixed assets both has been combined, and it has been redrafted in the name of AS 10, and that is why in totality there are 27 AS which is to be followed by those companies which are not falling under Ind AS. Mind it very categorically. Thereafter, if your company are following Ind AS, then according to Ind AS Rules 2015, the government has notified 41 Ind AS today which are applicable on the companies.
I will not much deal on Ind AS because in normal parlance, whenever I come across with my fellow chartered accountants, basically those are the auditors of those companies which are following accounting standard. I think Kashish will agree because we chartered accountants in Calcutta here, most of we are concerned with normal accounting standard. Ind AS is very limited because that applies to the quoted company and the companies having worth of more than 250 crore or 500 crores. So we in chartered accountant normally, I don't say that we do not have, and some of the parts I will deal also. But primarily my focus will be on accounting standard as to which has to be followed. Now coming to form number 3, Schedule 3 of the Companies Act. Schedule 3 has standard guidelines, presentation of balance sheet in accordance with Schedule 3. The instructions are there in Schedule 3. That means those instructions has to be followed while presenting the financial statement. Apart from those obligations which are prescribed under AS. So what has happened? That you follow Schedule 3 of the Companies Act, followed by the instructions of preparing the balance sheet in accordance with Schedule 3, and thereafter the obligation which is required to be disclosed by accounting standard, and then the guidelines, then standard on auditing. All those have to be followed to prepare the financial statement, to present the financial statement, and then issuing the report thereon. That is why I normally say that nowadays under the current situation, auditing is really a daunting task today, because you have to keep in all this mind all these affairs. If you do not follow all these affairs, then your true and fairness is affected. Coming to accounting standard obligations, which I will later on, come to Schedule 3, one by one. I am just dealing some of the items. This is my segment. First, legal parameter has spoken. Now, second segment is format and presentation and disclosure obligation. अब आप शेयर कैपिटल में आइए. शेयर कैपिटल जैसे अपने शेड्यूल 3 में प्रेजेंटेशन करते हैं, एक चीज मैं खाली मेंबर की जानकारी के लिए बता देता हूं कि शेड्यूल 3 का जनरल इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ये बोलता है कि यदि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एक्ट अगर ये रिक्वायर करता है कि इस फॉर्मेट को आप चेंज कर दीजिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन दीजिए, मॉडिफिकेशन कर दीजिए या ऑल्टरेशन कर दीजिए या एडिशनल डिस्क्लोजर दीजिए, तो शेड्यूल 3 जो है वो अपने आप में वहीं पर रहेगी, एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सुपरसीड कर जाएगा. इन अदर वर्ड्स, इफ द एक्ट सेज टू रिप्रेजेंट समथिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर समथिंग टू रिप्रेजेंट इन द बैलेंस शीट which is not in accordance with Schedule 3, then the act or accounting standard will supersede the format of Schedule 3, and that has to be presented in accordance with the requirement of the act and schedule and accounting standard. Friends, time to time standard rules Schedule 3 has been amended time to time since 2006, in 2008, 11, 12, 15, and last being 18. Time to time accounting standard have been modified. There we miss that Schedule 3 has been modified. We fail to note all that. For example, I am telling you the requirement of the first share capital. The share capital, the moment share capital is there, the general instruction of preparing the balance sheet says that you have to state the right attached to each kind of shareholders, share capital, whether it is equity share, preference share, convertible shares, non-convertible shares, cumulative preference share, whatever is there, all sort of capital which is appearing in the balance sheet, you have to state the rights attached to each class of share. अब आप बहुत से बैलेंस शीट ऐसी देखेंगे जिसमें शेयर कैपिटल का मेंशन किया हुआ है, प्रेफरेंस भी लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस भी लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ राइट्स अटैच क्या क्या है वो मिसिंग हो जाती है. अगर मिसिंग हो जाती है तो ये जो है शेड्यूल 3 के प्रेजेंटेशन को एडहेयर नहीं करती है, और एडहेयर नहीं करती है तो वो ट्रू एंड फेयरनेस को इफेक्टेड कर जाएगी. सो इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ
व्हाट वी नीड टू डू दैट शेयर कैपिटल जैसे आती है उसके नीचे राइट्स को आपको अटैच करना पड़ेगा, राइट्स के बारे में लिखना पड़ेगा कि वो कौन सी राइट है, जैसे डिविडेंड एट पार है, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, सारी चीजों का टर्म्स कंडीशन आपको मेंशन करना पड़ता है। 5% शेयर कैपिटल का देना है, सब दे देते हैं, लेकिन 5% का देने के पहले भी हम तो ये सजेस्ट करेंगे ऑडिटर को कि उसकी एक लिस्ट ले लें कि हु आर द शेयर होल्डर्स। वो सीधा सीधे क्या होता है कि लास्ट ईयर से कॉपी मारते हैं, इस बार दिखा देते हैं, जबकि आपके एनुअल रिटर्न जब भरते हैं MJT 7 में वहां शेयर होल्डर दूसरे हो जाते हैं। तो ऑडिटर्स आर करिंग रिस्क टू दैट एक्सटेंट। सो जब बैलेंस शीट साइन होती है तब तक आप शेयर होल्डर की लिस्ट लेके मैनेजमेंट से रख लें ताकि वो प्रेजेंटेशन आपका बैलेंस शीट में गलत ना हो। उसके बाद आते हैं रिजर्व सरप्लस में। अब कलकत्ते की मोस्ट ऑफ द बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रहता है। आज भी आप देखेंगे बहुत सी बैलेंस शीटों में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड आता है, जबकि ये जो रिजर्व वर्ड है ये शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट हो गया है। आप बैलेंस शीट देखेंगे रिजर्व सरप्लस के नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व वर्ड इज नो मोर, लेकिन अभी बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। भाई रिजर्व नहीं है ये, सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अराइजिंग आउट ऑफ एनी रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट लॉस अकाउंट और फ्रॉम रिवैल्यूएशन, इट इज पार्ट ऑफ द कैपिटल। इसलिए कॉन्शियसली शेड्यूल 3 को अमेंडमेंट करके रिजर्व हटा दिया गया। और यहाँ पर क्या होती है, कॉमन एरर पिटफॉल्स क्या आती है कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का रिजर्व से चलाते आते हैं। फर्दर रिजर्व सरप्लस में यह देखा गया है कि यदि कोई आपकी लॉसेस इतने आ गए, तो प्रीवियस बैलेंस शीट में अगर शेड्यूल 6 में जाएंगे तो लॉस का जो है अपने एसेट साइड में दिखाते थे बैलेंस शीट में, जो कि नेट लॉस रहता था। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर जो PL अकाउंट का होता है उसको एसेट साइड में दिखाते थे, जबकि कंपनी एक्ट 2003 में शेड्यूल 3 के हिसाब से इसको निगेटिव करके लायबिलिटी साइड में दिखाना है। यहाँ प्रेजेंटेशन बहुत सी बैलेंस शीटों में गलत हो जाता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आप देखेंगे कि भले अगर निगेटिव फिगर है तो रिजर्व सरप्लस को निगेटिव दिखाइए, न कि उसको एसेट साइड में दिखा देंगे। सो दैट इज वन ऑफ द इश्यू रिजर्व सरप्लस, शेड्यूल 3 के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। फिर आते हैं बोरोइंग में। अब बोरोइंग के देखिए कितनी बड़ा इश्यू हो रही है कि बोरोइंग में दो तरह की बोरोइंग है, भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग को फिर ये बोला गया है कि आप दो भागों में बांटिए, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। शेड्यूल 3 की बात करता हूं। फिर ये बोलते हैं कि अगर आप लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी है कि नॉन रिलेटेड पार्टी, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब आप आइए कॉमन बैलेंस शीट कहीं पर भी देखेंगे, बहुत से बैलेंस शीट, आई डोंट से कि इंटायर बैलेंस शीट, बहुत से बैलेंस शीट में से मिलता है लोन फ्रॉम शेयर होल्डर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, लोन फ्रॉम बॉडीज कॉर्पोरेट्स, अदर लोन। There is no disclosure about whether it is from related parties or non-related parties. Nothing is mentioned in the balance sheet. And they were showing that loan from shareholder, loan from directors. We are bound to disclose whether those are from related parties or other than related parties. One of the common mistakes which we find in the long-term borrowing. And thereafter, if the long-term borrowing has term loan, let us suppose you have convertible debenture, bond, non-converted debenture, then it is the requirement of Schedule 3 that your terms and conditions of each and every bond or debenture has to mention rate of interest, conversion date, earliest conversion date, how much to be converted. These are the requirement for borrowings. We find in the balance sheet, borrowings are there, but these disclosures are not there, which is requirement of Schedule 3. If you go to the guidelines of the institute in preparing the Schedule 3 balance sheet or Schedule 3 instruction itself, there is the requirement to follow secured loan, unsecured loan in the proper manner. And thereafter, very funny thing I'm noticing in so many balance sheet, even the last week I came across in the balance sheet, that Schedule 3 has been amended in 2016, probably from 2017, that trade payable in balance sheet, which is normally known as Sunday creditor, we are showing in the balance sheet trade payable. And the trade payable word in itself has been amended. That trade payable has to be bifurcated in two portions: dues to small and medium enterprises, dues to other than medium and small enterprises. Simply trade payable is not in accordance with the requirement of Schedule 3 of the Companies Act because it has been amended. You are bound to show on the face of the balance sheet trade payable into two portions. One relates to MSMED and another relates to other than MSMED.
simply trade payable is not sufficient. You will find in number of balance sheet trade payable simply is there. There is no bifurcation of MSED. This is a major mistake we are committing and which should be avoided. Now coming to the trade payable again, MSMED, there is a requirement. What is the principal amount due to the MSMED? What is the interest to be paid to the MSMED? Where there was a delay in paying the MSMED amount, and then the default amount, every bifurcation is there in the requirement of Schedule 3 itself. In number of balance sheet, you find the trade payable is there, but there is no disclosure about MSMED, which is incorrect. The moment we find there is a trade payable, you are bound to disclose whether the trade payable consists of MSMED amount or interest or default. What are the requirements are there has to be represented. If you do not represent, then it is not in accordance with Schedule 3 requirements, which has been amended. Thereafter, come to the point of fixed assets. As Vishnu has rightly pointed out, in most of the balance sheet, even today, we find instead of property, plant, equipment, fixed assets. Fixed assets, friends, are no more in the statute book. It has been amended. It has been amended along with depreciation methodology. Both depreciation and fixed assets has been merged in the accounting set 10, which has been named as PPE, that is property, plant and equipment. Therefore, in Schedule 3 as well as accounting standard, it has been amended. So if you are still presenting fixed assets, you are not doing the correct procedure of preparing or presenting the balance sheet. There you have to pinpoint that this is not in accordance with requirement of Schedule 3. And thereafter, come to another point of cash and cash equivalent. As I told you, while preparing the balance sheet in Schedule 3, when there is a separate requirement under AS or under the Act, that will supersede the format of Schedule 3. It's a very interesting thing I am telling you about the cash and cash equivalents. If you go through the Schedule 3 requirement of the Companies Act, there in the asset side, the word is there even today. Even today in Schedule 3, the word is cash and cash equivalent. Now accounting standard 3, which requires to prepare cash flow statement. There they say, if you are preparing the cash flow statement, cash and cash equivalents will be only those cash which are readily available to the company. Otherwise आप cash and cash equivalent नहीं दिखा सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पर दिया हुआ है S3 में कि यदि मान लो आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, 3 महीने से ज्यादा की है और 12 महीने की है उससे ज्यादा है, तो AS3 बोलता है कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे अगर 3 महीने से ज्यादा है, क्योंकि AS3 बोलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में वही आप एंड में दीजिए जो एकदम रेडिली कैश अवेलेबल है. इमीडिएटली मैनेजमेंट को कैश अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेक होल्डर है, जो यूजर ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट, कहीं अपना डिसीजन गलत नहीं ले ले कि अरे भाई कंपनी के पास तो बहुत सारा कैश है, बट देखा जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 महीने में बहुत छोटा है और आगे आने वाले सालों में ज्यादा है. तो AS3 रिक्वायर्स कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को अलग दिखाइए और बैंक बैलेंस को अलग दिखाइए. तो फिर इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइन अपनी, उसमें यह कैटेगरी लिख दिया गया है कि भाई ऐसा करो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में यदि ऐसे बैंक बैलेंस हैं, फिक्स डिपॉजिट है जो 3 महीना से ज्यादा की है, तो आप वो हेड को चेंज कर दो. अभी आपके बैलेंस शीट में मिलेगा कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की आवश्यकता नहीं है. अब वो रिप्रेजेंट हो जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंसेस, और कैश एंड बैंक बैलेंसेस के भीतर में आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे दें और अदर बैंक बैलेंस दे दें, ताकि वो AS3 का भी रिक्वायरमेंट हो जाए और शेड्यूल 3 का भी रिक्वायरमेंट हो जाए. ये आपको इंटेलिजेंट स्टडी करके निकालनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होता है आज के दिन बैलेंस शीट देखिए कि कैश एंड कैश, किसी ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख दिया, किसी ने कैश एंड बैंक बैलेंस लिख दिया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट रेट विद शेड्यूल 3 गाइडलाइंस ऑफ द इंस्टीट्यूट. सो देयर वी फाइंड दैट कैश एंड बैंक बैलेंसेस, बहुत से बैलेंस आपको मिलेगा कैश एंड बैंक बैलेंसेस, उसके भीतर मिलता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और फिर वो बाइफर्केशन वहां पर दिया जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या क्या दिखाना चाहिए. इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस ये भी है कि अगर आपका बैंक बैलेंस ईयर मार्क है, जैसे मान लो किसी ने आपने कोई गारंटी के पेटे में पैसा रख रखा है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पैसा रख रखा है, उसको सेपरेटली दिखाइए, भले वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट अंडर AS3. read with schedule 3, read with guidance note of the institute, then we have to prepare the balance sheet and present the balance sheet accordingly.
सो यहाँ पर कई लोगों को कई जगह मैंने देखा है कि गलतियां हो जाती हैं। इसको अपने को सावधान रहना है। अगर कैश एंड कैश है तो कैश एंड कैश दिखाइए, और कैश एंड बैंक बैलेंस है तो कैश एंड बैंक बैलेंस है। वो प्रेजेंटेशन अपने को अलग अलग से करना पड़ेगा। अब एक देखिए, जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात और जो शेड्यूल 3 की बात करते हैं, थोड़ा सा हम आगे ले चलते हैं कहाँ कहाँ और गलतियां होने की संभावना होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो मैंने बताया ना कि मेरा थर्ड सेगमेंट आ रहा है, प्रेजेंटेशन एंड ऑब्लिगेशन। बाद में मैं आऊंगा ऑडिटर रिपोर्ट में। तो ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये बोलता है कि भाई जो आप अकाउंट्स बना रहे हो उसके जो भी रेलेवेंट आपके सेगमेंट है, उस बैलेंस शीट में जो भी प्रेजेंटेशन है, उस हर आइटम्स की जो रेलेवेंट बनाने के जो तरीके हैं, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन है, उसकी पॉलिसी आप जो है प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दो। अब AS1 में अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस जितनी आइटम आप बैलेंस शीट की है, कैश की है या फिक्स्ड एसेट्स की है, रेवेन्यू की है या आपके कंटीजेंट लायबिलिटी की है, टैक्सेशन की है, बोरोइंग कॉस्ट है, जितने भी पॉलिसियां हैं वो आपको इंक्लूडिंग कैश फ्लो, वो सारी आपको काउंटिंग पॉलिसी मेंशन करनी पड़ती है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ बड़ा पंगा होता है भाई साहब कि आप किसी भी बैलेंस शीट को उठा के देखेंगे ना, ये कोई ये नहीं है कि मतलब जो है मैं बता रहा हूँ कि गलतियां सभी चारों अटेंड करते हैं, बट बहुत सी बैलेंस शीट में ऐसे मिलती है कि आपके रेलेवेंट आइटम तो बैलेंस शीट में है, उसकी पॉलिसी मिसिंग है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ, लास्ट 4-5 महीने में बात है कि आपके PL अकाउंट में था एम्प्लॉइज बेनिफिट, लेकिन एम्प्लॉइज बेनिफिट की जो पॉलिसी डिस्क्राइब करने की बात है वो मिसिंग थी। ROC से नोटिस आ गई कि भैया योर अकाउंट्स आर नॉट ड्रॉन इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाई नॉट द प्रोसिक्यूशन शुड बी लॉन्च्ड अगेंस्ट ऑल द डायरेक्टर्स इन द कंपनी। और क्या मिस्टेक है छोटी सी कि आपके PL अकाउंट में एम्प्लॉइज बेनिफिट्स तो है, बट उस एम्प्लॉइज बेनिफिट की पॉलिसी जो आपके वहां पर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी वो मिसिंग है। आपके यहाँ लोन तो है बट बोरोइंग कॉस्ट की पॉलिसी नहीं है। आपके यहाँ रेवेन्यू तो आ रही है पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी नहीं है। कैश फ्लो आप बना रहे हो बट कैश फ्लो की पॉलिसी नहीं है, और है भी तो ये नहीं मेंशन करते हो कि कैश फ्लो के तरीके क्या, कि बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अगेन बोलता है कि कैश फ्लो 2 तरीके से बन सकता है, डायरेक्ट मेथड से बन सकता है, इनडायरेक्ट मेथड से बन सकता है। तो भाई साहब आपने कैश फ्लो तो बना दिया, पॉलिसी में लिखा ही नहीं कि ये कैश फ्लो जो बनाया हूँ वो डायरेक्ट मेथड से बनाया हूँ या इनडायरेक्ट मेथड बनाया हूँ। देयर द पॉलिसी इज लेकिंग। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में ये जो कहावत बोली गई है कि भाई आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड policy of preparing the financial statement must be stated logically in a concise in one places so that the user may readily make it reference for their own understanding। तो अकाउंटिंग पॉलिसी जो है एक जगह आ जाए इसकी व्यवस्था करें, और दूसरा ये ध्यान रखें कि जितने भी रेलेवेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हो वो वहां पर मेंशन हो जाए। नहीं तो क्या होता है कि आपके बैलेंस शीट में आइटम है, पॉलिसी मिसिंग है, तो वो हाफ हार्टेडली पॉलिसी आ जाती है। इवन डेफर्ड टैक्सेस, अकाउंटिंग टैक्सेस, बहुत सी पॉलिसी अपने हैं। तो मेरे कहने का मतलब खाली है कि पॉलिसी को ध्यान में रखें, सारी की सारी पॉलिसी मेंशन कर दें। फिर आते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का वैल्यूएशन इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में आप मोस्ट ऑफ द बैलेंस शीट में देखेंगे यही लिखा हुआ मिलेगा कि इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिच इज लोअर, बस दिस इज द पॉलिसी। आगे भाई साहब लिखते नहीं है कि ये कॉस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, ये FIFO है या एवरेज है, इसको आपने कैसे डिटर्मिनेशन किया, ये जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि आपके मेथड क्या है, मार्केट प्राइस को मेथड नहीं है। वहां पर लिखा हुआ है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच इज लोअर। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू के अपने अपने पैरामीटर्स, अपने उसकी मीनिंग है कि भाई साहब मार्केट प्राइस में से कितना बिकता हो उसको बेचने के लिए कितना कॉस्ट इनकर करेगा, वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। तो आप कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच इज लोअर के चला देंगे तो नहीं चलेगा, वहां पर लिखना पड़ेगा कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच इज लोअर। एंड कॉस्ट भी आप कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं उसका फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट प्लेस योर फॉर्मूला देन द डिस्क्लोजर इज improper। So mind it categorically whenever you are mentioning the policy account, the inventories of the accounts, you have to be very particular about cost methodology of determining your valuation valuation of inventories. Third, one thing is there that in the profit loss account, हालांकि ये बहुत छोटी सी बात ऐसा करते नहीं है, लेकिन वहां पर देखेंगे आज भी आता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, जबकि वो चेंज हो गया, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट है।
कैश फ्लो के स्टेटमेंट माथा में लिख दें कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो गलत है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आएगा। जैसे ऑडिटर रिपोर्ट में आता है ना ऑडिटर रिपोर्ट, नो सर, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ये क्या मैं छोटी छोटी बात इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जो छोटे भाई सब हैं प्रैक्टिस में हैं, जो जूनियर्स हैं जो प्रैक्टिस में आए हैं, या जो नॉर्मल हमारे कलीग भी हैं, तो उनसे छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। सो माय सोल इंटेंशन इज टू हाईलाइट दोज थिंग्स which has to be taken care of at least in coming years, because धीरे धीरे जिस तरह से लॉ चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह से लोग स्ट्रिंजेंट हो रहे हैं, जिस तरह से आपकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रही है, कहाँ से कहाँ पकड़ के नोटिस आए कि भाई साहब उस समय दौड़ते फिरेंगे, इससे बेटर है कि अभी जो है अपना चेंजेस जो है अपने प्रोग्राम में डाल लो ताकि ये सब गलतियां नहीं रहे। अब आप देखो, एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो बहुत से कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा लगेगा कि भाई लोन लिया, लोन दिया, फिक्स एसेट बेचा, फिक्स एसेट खरीदा, नेट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट फ्रॉम फिक्स एसेट्स, ये गलत है। आप कितने में बेचे हैं उसको रिसीट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट्स अलग दिखाना पड़ेगा, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट अलग दिखाना पड़ेगा। आपने शेयर मार्केट में डिवेंचर बेच दिया लंबा चौड़ा, वहां पर दिखाना पड़ेगा डिस्पोजल फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर आपने नया लगाया है तो वो दिखाना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो नेट आउट नहीं चलता है। नेट आउट चलने का मतलब हो गया कि आप बाइफरकेशन वहां पर गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट आता हूँ, ये सम ऑफ द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। आई विल नॉट मिस टाइम, सी बेसिकली विष्णु जी आई थिंक इट विल कन्वीनियंट कि आई डिलीवर द टॉक एटलीस्ट फॉर 10-15 minutes more, thereafter we'll come on the interactive session so that we can have participation of other members also. Yes sir, you continue, we have already requested them. So now after the balance sheet, now let us come to the revenue recognition. अभी बहुत से बैलेंस शीट में इंक्लूडिंग माई सेल्फ 2-4 साल पहले ऐसे चलाते थे कि सेल्स हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिल्स रेज्ड, उसके बाद कोई पॉलिसी नहीं होती है। जबकि ये कैटेगरिकली है कि आपके सेल्स में एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, जीएसटी है कि नहीं है, वो स्पेशली मेंशन करना चाहिए कि सेल्स हैव बीन अकाउंटेड फॉर नेट ऑफ जीएसटी बेसिस, नंबर 1। सेकेंडली, आपने सेल्स कब रिकॉग्नाइज किया, you have to mention the sales have been accounted for in the accounts when risk and reward has been suitably transferred to the buyer। ये वर्ड लिखना पड़ता है अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से। if you go to the AS9 revenue recognition, there is a specific requirement that you can recognize your revenue only when the substantial part of fixed revenue risk and reward has been shifted to the buyer, otherwise not। अब कई बार क्या होता है कि एक लाइन और भी लिखी हुई है AS9 में कि when you are reasonably certain that this amount will be collected, then only you should recognize revenue, otherwise not। For example, export incentive या कोई गवर्नमेंट की ग्रांट आप क्लेम तो कर दियो, बट यू आर नॉट श्योर कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो कितना मिलेगा, क्या आएगा अल्टीमेटली, बट आप रेवेन्यू में ले लेते हो एक्साइज गवर्नमेंट ग्रांट और उसको क्या बोलते हैं कि आपके एक्सपोर्ट इंसेंटिव, which you, if you are sure with reasonable evidences that ultimate collection will be done, then only you should recognize, otherwise you should not। यहाँ एक तकलीफ जीएसटी आने के बाद हमने महसूस की है कि जीएसटी में क्या होता है कि आप सेल्स जो है जैसे आप बुक करते हो आपकी जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है, लेकिन बहुत सी सेल ऐसी होती है कि बायर के पास अभी रिस्क के रिवार्ड नहीं गई है, तो जब नहीं गई है तो सेल्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं AS9 के हिसाब से, बिकॉज रिस्क एंड रिवार्ड हैज नॉट बीन शिफ्टेड टू बायर। लेकिन आपके बिल बन गए, जीएसटी वाले बोलते हैं भैया बिल बनाते के साथ हमारे को तो टैक्स दे दो रेवेन्यू के ऊपर, हमारे को कोई कंसर्न नहीं आपका AS9 में आया कि नहीं आया, अकाउंट्स में लिया कि नहीं लिखा, बिकॉज यू हैव सोल्ड द गुड्स, पे द जीएसटी, और बिल के हिसाब से जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है। तो जब जीएसटी का ऑडिट करने जाते हैं तो वहां देखते हैं कि जीएसटी में सेल्स कुछ और है, अकाउंट्स में कुछ और है, तो वहां पर इंस्टीट्यूट ने एक हैंडबुक जारी किया और यहाँ पर कैटेगरी के बोला है कि ऐसे केस में आप रेवेन्यू को चेंज मत करो, बिकॉज AS9 प्रिवेल्स। AS9 प्रिवेल्स का मतलब ये हो गया कि इफ यू आर श्योर अबाउट ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड तभी आप AS9 में लेंगे, रेवेन्यू में लेंगे, पीएल में लेंगे, अदरवाइज ले नहीं सकते। तो वहां पर खाली आप एक रिकॉन्सिलिएशन बना के रख ले कि जीएसटी पर्पस के लिए ये रेवेन्यू है बट हमारी अकाउंटिंग के लिए ये रेवेन्यू है। ये जीएसटी ऑडिट आने के बाद बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि वहां से सेल्स का नहीं मिलता है। तीसरा आप देखें यहाँ पे मतलब जो आपके जो रिकॉन्सिलिएशन की बात है जीएसटी का, वो आपको रखना पड़ेगा
फोर्थ हम कमी आते हैं रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का। अब ये ऐसा ग्रे सेक्शन है कि फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस आई कैन से यू कि जब एक ऑडिट कर रहे थे मेरे को पता लगा कि ये हमारी कंपनी एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स के साथ टेक्सटाइल का डीलिंग कर रही है जिसमें कि वन ऑफ द डायरेक्टर इज पार्टनर देयर एंड ही डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज दिस ट्रांजैक्शन इन द कंपनी। एंड आई नो कि आप परचेज सेल उस कंपनी से कर रहे हो जिसमें कि वो फर्म है जिसमें वन ऑफ द डायरेक्टर इज पार्टनर। तो मैनेजमेंट गेव मी इन राइटिंग कि नहीं हमारा कुछ ऐसा नहीं है। हाउ कैन यू नो इफ अनलेस अंटिल वी टेल यू that these are my related, how can you know? So we will not disclose this related party transactions. वहां पर विकट समस्या होती है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, आप मत दीजिए, लेकिन वहां पर यह लिख देना कि देयर इज नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और वहां नाम वगैरह किसी का भी फर्म का नहीं आता है, यह गलत है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में एक कैटेगरिकली सब फ्रेंड्स को बता रहा हूं कि आपका ट्रांजैक्शंस डायरेक्टर के साथ या केएमपी के साथ या जहां कंट्रोल एग्जिस्ट है उसके साथ हुआ या ना हुआ, कम से कम केएमपी का नाम एंड रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है, इवन दो देयर इज नो ट्रांजैक्शंस। माइंड इट वेरी कैटेगरी, आई एम टेलिंग यू, इट इज अंडर पारा 23 एंड 24 एंड 21। आपको नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड कंट्रोल वेयर एग्जिस्ट, द नेम हैज टू बी डिस्क्लोज इन द notes on accounts wherever it is possible even though there is no transaction with them. अब होता क्या है कि बहुत से बैलेंस शीट में आपको ये मिलेगा कि there is no related party transaction। इतना सा बोल देने से नहीं होगा, you have to mention the name of KMP and at least those firms where control exists even though there is no transaction with them। तो ये मिसिंग होता है related party transactions में। प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी की बात करते हैं, इनकम टैक्स प्रोविजन, employees benefit provisions, there are so many provisions in the accounts। अब वो सिंगल आइटम लेके चले जाते हैं कि भी इतना था एम्प्लॉइज बेनिफिट का प्रोविजन है, इतना सा इनकम से प्रोविजन है, इतना डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन है, उतना कर देते हैं। बेसिकली एस 29 ये रिक्वायर करता है कि whenever there is a provision you have to say the opening balance, provision made during the year, what is the closing balance, if any adjustment has been made out for the provisions that has to be properly disclosed। Here simply mentioning one figure, provision for employees benefit or provision for any other item which has the company made, this is not in consonance with the accounting state 29। there the opening, adjustment and closing balance has to be given in respect of all the contingent liability। Now for contingent liability I am telling you another example। in many balance sheet I find there is no contingent liability, but nowadays I have from my own experience says you that if you visit the income tax site of that company or that SSC by taking into confidence or by asking the printout from the login and password, there the income tax demand exists। So if there is income tax demand in the format of the in the record of the income tax department, you can't say there is no contingent liability। either it has been disputed by the company or it has not been paid by the company। if it has been disputed, then also contingent liability has to be mentioned। if it is not disputed, then also it has to mention। apart from that, if some dispute exists, then in the CARO, in the auditor's report, that has to be drawn and a separate has to mention as to what is the amount of outstanding, at which forum it is pending। so there the contingent liability in most of the cases nowadays are coming from the login ID and password, there the income demand। if there is not income demand, it is okay, but if there is income demand and you say that there is no contingent liability, this is incorrect। one of the point was there, and another point is that consolidated finance statement। I was mentioning section 129, there says if the company has subsidiary or associate company or control joint venture company, then they have to prepare the consolidated finance statement। now while preparing the consolidated finance statement, some of the issues, policies has to be mentioned there, what is the basis of consolidation, which subsidiary, which associate, which joint venture has been considered in the accounts, you have to mention the accounting policy। I am talking about the accounting policy and disclosure। Actual financial figure will depend upon the party to party and case to case, but once there is a CFS,
then the basis of preparation CFS has to be there. Name of the subsidiary company, country of origin, what is the percentage of your holding that company, what control you are having in that company. These parameters has to be stated in the consolidated financial basis of preparation of the consolidated financial statement as far as policy is concerned. Apart from that, if there is CFS, then the Schedule 3 also requires one separate disclosure. What is that? That the percentage of the total assets of the consolidated company, out of this, how much relates to the standalone, how much relates to the consolidated subsidiary company or associate company. That is the requirement from Schedule 3. And consolidated requirement under AS 21. So you have to read in consonance with Schedule 3 and AS 1 what are the requirement of CFS, what to be presented there. Now in one of the balance sheet I find that consolidated balance sheet has been done. Which company's consolidation has been done? Name is not there. What was the percentage? It is not there. Or even consolidation is required. Because of the balance sheet, investments are there, it is percentage written. But there is no CFS. So you have to be very careful that if the company has associate or subsidiary, then the account has to be consolidated and it has to be approved on the same board meeting in which standalone financial has been approved. One more thing, in case of consolidation, let us suppose you have A Limited holding company and B Limited is a subsidiary company or associate company or joint venture company, which also has some subsidiary company or associate company. And that subsidiary and joint venture is preparing standalone as well as consolidated. Now question arises, this A Limited will make a consolidation of B Limited, which has standalone and also which has consolidation account. Now which account should be consolidated with A Limited? There it is a very categorically stated in AS1, AS21 that if a company has consolidated accounts, then from that consolidated, you have to prepare the own consolidated accounts. Although it is a daunting task, it is a very difficult task to do that, but that is another part. The requirement is that if subsidiary or associate has a consolidated account, that the consolidation of A Limited will be based on the consolidated accounts for the purpose of consolidation of A Limited. It is very, very important to understand that. Thereafter, friends, फिक्स्ड एसेट्स, आई टोल्ड यू दैट फिक्स्ड एसेट्स में एक बात और भी लिखनी पड़ती है कि अगर कोई एसेट्स अपने ऐसी रखी है जो सेल के लिए है, तो आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में वो लाइन लिखनी करती है कि एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। ये बहुत जरूरी हो जाता है। टैक्सेशन की बात आते हैं, टैक्सेशन का इनकम टैक्स प्रोविजन, डेफर टैक्स प्रोविजन। अब डेफर टैक्स में बहुत सी बैलेंस शीट मिलेगा आपको, पीएल अकाउंट में एक डेफर टैक्स का प्रोविजन आ जाता है और बैलेंस शीट में एक आएगा डेफर टैक्स। पॉलिसी में लिखा हुआ है कि डेफर टैक्स हैज बीन अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डिंग विद AS 22 एंड टाइमिंग डिफरेंस के बता दिया। लेकिन वहां रिक्वायरमेंट जानते हैं क्या है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी किस कारण से एरोज हो रही है, यू आर बाउंड टू मेंशन दैट वेदर इट इज अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वेदर इट इज अकाउंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और एनी अदर एडजस्टमेंट सेक्शन 48(2) of the income tax for which you are getting the benefit today which may not be available in future years. The timing differences are arising from 3 or 4 factors. So for the purpose of deferred tax provision, you have to mention that out of the deferred taxation, this much is relates to depreciation, this much relates to carry forward depreciation or losses, or this much relates to other items. And thereafter, the deferred tax has to be presented in the balance sheet with suitable note bifurcating these figures. इनकम टैक्स, अब डेफर्ड टैक्स एसेट्स की बात आती है। डेफर्ड टैक्स एसेट बहुत से लोग कर देते हैं। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है तो हम तो डेफर्ड टैक्स एसेट करेंगे, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड लॉस का डेफर्ड टैक्स एसेट्स करने से क्या आएगा, आपका पीएल का जो मुखड़ा है वो पॉजिटिव में आ जाता है। पॉजिटिव में आ जाएगा तो आपको बैंक से लोन लेने में आसानी रहेगी, तो वहां पर डेफर्ड टैक्स के लोग प्रोविजन कर देते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। जबकि इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस में कैटेगरी लिखा हुआ है कि फॉर क्रिएटिंग डेफर्ड टैक्स एसेट्स यू हैव टू बी रीजनेबल श्योर that these deferred tax assets will be materialized in coming years with credible evidences. और अगर ऐसा नहीं है तो मत करो, क्योंकि deferred tax assets को create करना is more dangerous than non-ascertainment of whether it will be recovered in the balance sheet in future years or not. So deferred tax assets अगर कर भी रहे हैं तो my submission is that you put a note in the policy, the company has created deferred tax assets
on the basis of credible evidence that this will be recovered in coming years on the part of taxations. So these deferred taxation also requires this much. Coming to disclosure and obligation requirement, accounting standard, all these things. Thereafter, the last segment comes to auditor's report. Ashok may later supplement me also, because if I start from auditor's report, then some of the prominent issues which we come across almost on regular basis, which I want to highlight. एक तो पहली बात है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट के सबसे सामने आप इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट लिखना शुरू कर दें. सेकेंडली, जो फर्स्ट पारा है बेसिस फॉर ओपिनियन. बेसिस फॉर ओपिनियन में तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमको मिलती है. इवन लास्ट वीक आई हैड कम अक्रॉस विद द बैलेंस शीट ऑफ ए गुड ग्रुप कंपनी वेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट वाज देयर इन द फाइनेंस स्टेटमेंट. लेकिन जो पहला पारा है ना बेसिस फॉर स्टेटमेंट का, वहाँ खाली बैलेंस शीट पे लिखा हुआ कैश फ्लो है ही नहीं. वो होता क्या है कि फर्स्ट टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट लगा, कॉपी पेस्ट प्रीवियस ईयर से आ गया, तो बेसिस ऑफ ओपिनियन तो आपको देनी पड़ती है बैलेंस शीट पर, स्टेट ऑफ अफेयर्स, इनकम और लॉस पर, प्रॉफिट लॉस पर, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर, प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पर. 4 पार्ट में आपको ओपिनियन देनी पड़ती है वेदर इट इज ट्रू एंड फेयर और नॉट. तो अगर आपके कैश फ्लो वहां है तो पहला पैराग्राफ में कैश फ्लो मिसिंग नहीं होना चाहिए. वाइस वर्सा भी देखा गया है, कैश फ्लो है ही नहीं, बट पहला पैराग्राफ मिल दिया ऑडिटर ने, वी सर्टिफाई द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द एंड वी सर्टिफाइड ट्रू एंड फेयर, जबकि कैश फ्लो वहां लगता ही नहीं है. सो ये पेटी मिस्टेक्स ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी रहती है. सेकेंड आता है कि भी आपके ऐसे इशू आए हैं जो कि आप रिपोर्ट करना चाहते हैं बट कोई परफॉर्मा, जैसे हमारा 700 जो रिवाइज गाइडलाइन है इंस्टीट्यूट की कि हाउ टू मेक ए रिपोर्ट, उसका परफॉर्मा दिया हुआ, इलस्ट्रेशन दिया हुआ, 5 इलस्ट्रेशन है लिस्टेड कंपनी के, अनलिस्टेड कंपनी के, कंसोलिडेशन के, अदर एंटिटी के, सारे परफॉर्मा दिए हुए हैं. उस परफॉर्मा में ही अपने लोग को बैलेंस शीट समुची वहां पर ऑडिट रिपोर्ट देनी चाहिए, और वहां पर ये साफ लिखा हुआ है अदर मैटर. अब अदर मैटर में बड़ी विचित्र घटना होती है, वहां पर कैटेगरी लिखा हुआ है कि भाई साहब यदि आपके प्रीवियस ईयर का ऑडिटर्स को दूसरा था, काशी जी आप इसमें ज्यादा जानेंगे क्यों, आप इंस्टीट्यूट में सब जगह पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कमेटी में रहे हुए हैं. अगर प्रीवियस ऑडिटर कोई दूसरा था और इस बार ऑडिट कर रहे हैं तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइलेंट है भाई साहब, जो गलत हो जाएगा. आपको अदर मैटर में लिखना पड़ेगा द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेर ऑडिटेड बाय अनदर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स and we have been appointed for this purpose, our report is not qualified to this degree. ये फैक्ट आपको उसमें लाने पड़ते हैं अदर मैटर में. दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको कि आप ब्रांच के ऑडिटर नहीं हो. भाई साहब ब्रांच में जो है तुलसियान जी है और हम भी एक ब्रांच है और हमारा मालिक काशी खंडेलवाल जी तीसरा ऑडिट कर रहा है, वो अल्टीमेटली ऑडिट कर रहे हैं. तो वो जब अपना ऑडिट रिपोर्ट देंगे वो अदर मैटर में लिखने के लिए बाउंड है कि आई हैव नॉट, ये अदर मैटर की बात करूं मैं, ऑडिट रिपोर्ट में कुछ एक पॉइंट देखो, मेरे कहने का मतलब क्या कि जो जनरल मिस्टेक्स होती है, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग टू द लाइट टू द मेंबर्स टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ मिस हो जाता है. तो आप यदि ब्रांच ऑडिट नहीं कर रहे हैं और दूसरा कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट कर रहा है तो वो आपको लिखनी पड़ेगी अदर मैटर में कि वी हैव नॉट ऑडिटेड this branch of the company which has been audited by other independent report or which has been considered while preparing this final statement and while auditing this final statement. ये लाइन आपको अदर मैटर में लिखनी पड़ती है. और इसके साथ साथ एक और है CFS. अब जहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट आता है, जहां पर वो भी एक ऑडिट रिपोर्ट अपने को देनी पड़ती है, तो वहां पर भी एक अदर मैटर की बात आती है और वहां पर भी एक बात लिखा हुआ है. आज के दिन अगर कंसोलिडेशन, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, हमारे पास तो एक ऐसी कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनने के लिए आती है जिसमें साहब बिहार के ऑडिटर है और एक आसाम का ऑडिटर है, बट हमको कंसोलिडेशन करना पड़ता है बिकॉज आई एम होल्डिंग कंपनी. वहां पर ये अदर मैटर में लिखना पड़ता है स्पेसिफिकली कि आई हैव नॉट ऑडिटेड दिस बैलेंस शीट बीइंग सब्सिडरी ऑफ कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी या फिर ज्वाइंट वेंचर कंपनी. ये अदर मैटर में लिखना पड़ता है. इफ यू डू नॉट राइट दिस तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट विल बी डीम्ड एज नॉट करेक्ट एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ. सो देयरफॉर ऑडिट रिपोर्ट करते समय इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है
कि पहले पैराग्राफ में सारी चीजें आ जाएं, उसके बाद जहां पर ब्रांच ऑडिट की और सब्सिडरी की या एसोसिएट कंपनी की बात नहीं आ रही है उसको आप अदर मैटर में लिख दें। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि मैनेजमेंट आप चाहते हैं कि आपका रीडर उसको पढ़े, अभी बहुत ही रिसेंटली एक तो केस आया था कि भाई शायद अपने इसी ग्रुप मेंबर बैठे हैं, मेरे ध्यान में नहीं है, कि साहब अपने ग्रुप कंपनी को किसी ने 1 करोड़ रुपया लोन दिया और साहब इसी साल राइट कर दिए, राइट ऑफ करना है, बोला नहीं मिलेगा पैसा। भाई 1 करोड़ रुपया लोन दे दिया अपने ही जान पहचान वाले को और इसी साल वो राइट ऑफ करके पीएल में डेबिट करेगा। साहब करेगा, आपको जो करना करिए, हम करेंगे। तो वो ऑडिटर जो है जस्ट कंसल्टेशन के लिए आया कि सही साहब हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशन जो टिपिकल आती है जिसमें मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ऑडिटर्स क्या करेगा, वहां अदर मैटर में ये आपको हाईलाइट कर देना चाहिए। बिकॉज अब ये मेटर्निटी कंसर्न में जा रहा है। 1 करोड़ अगर 50,000 करोड़ की कंपनी है तो कोई मान्य नहीं रखेगा, लेकिन नॉर्मल कंपनी है और 1 करोड़ रुपया आप लोन दे दिए, राइट ऑफ कर रहे हैं, पीएल में दे रहे हैं और कहीं कोई बखा नहीं है, तो आपकी ट्रू एंड फेयरनेस में इफेक्टेड हो जाएगा। एंड यू हैव टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ मेंबर्स कि भाई ये ऐसा हुआ है। अब ये आपको जजमेंटल लेना पड़ेगा कि इसको आप क्वालिफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, नेगेटिव रिपोर्ट देंगे या अदर मैटर में देके चल जाएंगे। ये डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस होता है। बट माय पॉइंट इज दैट कि अदर मैटर ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट should include these points to draw the attention of stakeholders, users who are depending upon your report to take their own decision of financing this company or other matters. So therefore, these are the points which the auditor should be very careful regarding the matter. Another matter I would like to draw the attention of member, normally जो मिस हो जाती है, एक अपने इशूड में ऐसे 720 है। ये 720 क्या है, ये बोलते हैं अदर इंफॉर्मेशन, माने ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन। ये अभी इफेक्ट हुआ है, ये 2018 से हुआ है, अब 19-20 में ये शायद एप्लीकेबल हो गया और अभी आने वाले में एप्लीकेबल तो होगा ही होगा। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया गया ऑडिटर पर कि भाई तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो, पीएल देख रहे हो, बैलेंस शीट देख रहे हो, ट्रायल बैलेंस देख रहे हो, बुक्स अकाउंट देख रहे हो, बट तुम्हारे पास यदि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पार्ट ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट हो भी सकती है और फाइनेंस स्टेटमेंट जैसे डायरेक्टर रिपोर्ट है, एमजीटी 9 है, अदर इंफॉर्मेशन है या उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है, वो तो कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट नहीं है, बट वहां कुछ ऐसी बात लिखी हुई है जिससे आप ये कंक्लूड करते हो कि यहाँ कहीं ना कहीं हमको ये ड्रॉ करना पड़ेगा मैटर स्टेक होल्डर्स को। तो वहां पर इंस्टीट्यूट ने अपने स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के गाइडलाइन 720 में बताया है कि आप एक अदर इंफॉर्मेशन का हेडिंग डाल दो ऑडिटर्स रिपोर्ट में, अदर इंफॉर्मेशन, और वहां पर ये बात हाईलाइट कर दो कि भाई ये बात वहां पर लिखी है जो कि मेटेरियलिटी इंपैक्ट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं आपको कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में एक ऐसी बात लिखी हुई है कि कंपनी ने एक कॉर्पोरेट गारंटी दी थी, वो गारंटी जो है इन्वोक हो गई है, बट हम उसको लड़ रहे हैं और मैटर जो खाली डायरेक्टर रिपोर्ट में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका कोई इंपैक्ट नहीं लिया गया, न इसका प्रोविजन है न कंटिजेंट लायबिलिटी है, बट ऑडिटर्स के नजर में ये आ जाए फ्रॉम थर्ड इंफॉर्मेशन, और भाई तो कंपनी का गोइंग कंसर्न इफेक्टेड हो जाएगा, इतना बड़ा डिमांड आ गया है, अभी सूट फाइल हुआ ही है या ईयर भी खत्म हो गया है, तो वहां पर ऑडिटर्स की एक ड्यूटी कास्ट कर दी गई है कि आप अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में हेड बनाओ अदर इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन इसको हाईलाइट कर दो। ये अब चालू हुआ है प्रोबेबली 2019 से, जो कि इनफैक्ट विष्णु ने मेरे को सब्जेक्ट दिया तो मैं पढ़ने लगा तो मेरे दिमाग में आया, पहले हमारे से मिसिंग था कि भाई अदर माने ऑडिटर तो पहले से बेचारा ऐसे ही मरा हुआ है, और देखो डायरेक्टर रिपोर्ट देखो, पेपर देखो, रिपोर्ट देखो, सेबी को देखो, स्टॉक एक्सचेंज को देखो, भाई कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप ये जजमेंट लेते हो ये तो गोइंग कंसर्न, ये तो कंपनी का बंटाधार होने वाला है, तो यू कैनॉट कीप मम, वो एविडेंसेस लेके आपको अदर इन्फॉर्मेशन डाल देना पड़ेगा। अब सब्जेक्टिव इशू है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, कब मिली, वो एक अलग बात है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसे कंटिन्यू एक मैं बता रहा हूं आपको, ओनली डे बिफोर यस्टरडे कोटेड कंपनी की डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डाटा जो है 19-20 की जगह 18-19 का छपा हुआ है पूरा।
अब डायरेक्टर्स रिपोर्ट दे रहा है और फिगर जितने हैं वो हुआ क्या, कट पेस्ट में हो गया वैसा, वो 19-20 वाला नहीं सके, वो 17-18 आ गया 20 में। अब स्टेक होल्डर जो पढ़ेगा, रही क्या बात है, ये सेम चीज है, सेम प्रॉफिट लास्ट ईयर, इस बार भी ये प्रॉफिट, ये क्या बात है। वहां पर जो है अदर इन्फॉर्मेशन छोटा लाइन डाल दो भाई कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट कन्वेज द डिफरेंट फिगर देन द प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, दिस इज फॉर द इम्पोर्टेंट। माने कहने का मतलब ये हो गया कि ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पारावाइज जो है और धीरे धीरे जो है कम्बरसम होती जा रही है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कमिंग फ्रॉम द नॉर्मल फॉर्मेट। अब कारों में चलते हैं, कारों में अपने आप कहानी है, बहुत सी कहानी है। कई ऑडिटर जो है अभी काशी जी बता रहे थे साहब, एज पर इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मैनेजमेंट वी सर्टिफाई। सो ये इंस्टीट्यूट व्यू सेपरेटली लेती है। जैसे आप एक स्टॉक की बात करते हैं, बहुत सी बैलेंस शीट में आपको मिलेगा इन्वेंट्री में कि एज वैल्यूड एंड सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट, दिस indicates the auditor has not carried out their responsibility। काशी जी आपने पहले एक बार बताया था मेरे को कि if we write as certified by management inventory, इसका मतलब जो है दूसरा हो गया। तो भाई साहब आपने तो काम नहीं किया, जो मैनेजमेंट बोल दिया आप कर लिए, ये करेक्ट नहीं है। दिस इज व्यूड सीरियसली, यू हैव टू कैरी आउट योर। भाई कैश बैलेंस को तो आप समझ सकते हैं, कैश बैलेंस आज कर लेंगे, बैक कैलकुलेशन कर लीजिए, इन्वेंट्री को आज कर लीजिए, बैक कैलकुलेशन कर लीजिए, बट यू कैनॉट राइट एज सर्टिफाइड मैनेजमेंट। आपके आप मेंशन करो बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज नॉट बीन cleared from this one. You have to follow meticulously what are our guidelines, that has to follow, otherwise you will be in trouble। क्योंकि जब नोटिस आई हमारे पास एम्प्लॉइज बेनिफिट की, एक तो नोट नहीं दिया, उसमें सारे डायरेक्टर्स को भाई साहब को प्रोसिक्यूशन करने की नोटिस आई, देन आई हैव टू रश टू द आरओसी फॉर कंपाउंडिंग, उनको बचा के इस तरह से निकाला हूँ। ये लास्ट 6 महीने पहले बात हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हेयर एंड देयर कहीं मिसिंग हो जाएगी। अभी ठीक है, लास्ट 35 साल की प्रैक्टिस में ये बात भी सही है काशी जी की, बहुत ज्यादा आरओसी से नोटिस नहीं आई, और यही कारण है कि आई हैव बैलेंस शीट ऑन माय टेबल, जहां आश्चर्य हो जाएंगे, वहां लिखा हुआ कन्वर्टिबल कंपल्सरी डिवेंचर, एक लाइन है बैलेंस शीट में, 10 करोड़। न तो उसका ये है कि कितना फेस वैल्यू है, न ये है कि कब ये कन्वर्ट होगा, न रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैंने पूछा मैनेजमेंट को, साहब ये सीसीडी तो इसका इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं करते हैं? बोले नो, इसका इंटरेस्ट का प्रोविजन जब मेच्योर होगा ना 10 साल बाद तब करेंगे। हम बोले ये कैसे कर लेंगे, इनकम टैक्स आपको छोड़ देगा क्या? तो वो दैट ए पार्ट, बट जैसे आपकी कोई चीज आती है उसमें चीजें नहीं बोलेंगे, साइलेंट रह जाएंगे, तो फिर जो स्टेक होल्डर है बेचारा यूज कर रहा है वो कहां से मतलब जो है पता लगेगा। अब जैसे मैंने बताया कंटिजेंट कारों में, कंटिजेंट लायबिलिटी में कई बार हाँ ये हैज बीन पेड, सेल टैक्स एडजस्टेड ड्यूटी हैज बीन पेड टाइम, देयर इज नो ड्यूज। और उधर में जो है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो लॉगिन है, सब ऑडिटर बोलते हैं कि सब मैनेजमेंट दे दिया, ले लिए, वो देख लीजिए। हर प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहता है, लाइन लिख दीजिए अंडर द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है ऑडिट रिपोर्ट की होती है। आप ये बोल सकते हो कि मैनेजमेंट नोट्स अकाउंट मैनेजमेंट का है, हमारा कोई लेन देन नहीं है, बट ऑडिट रिपोर्ट तो आपकी है। ऑडिट रिपोर्ट में मैंने ऐसी ऐसी चीज देखी गई है कि वो लिख देते हैं ऐसी चीज जो लोन हैज बीन गिवन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 एंड 86 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बैलेंस शीट में लोन ही नहीं है। माने इससे ये क्या है कि कारों का जो पॉइंट अपने 20 पॉइंट है, एक तो मेटिकुलसली इसको देखो क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। अभी वो इन्वेंट्रीज का है, चाहे लोन का है, इन्वेस्टमेंट का है, आपके उसको क्या बोलते हैं कि मतलब रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन है, डिस्प्यूटेड टैक्स है, अनडिस्प्यूटेड टैक्स है, पब्लिक इशू का पैसा, बैंक। आप देखो बैंक से लोन है, ठीक है, एक कारों में रिपोर्ट आती है तो लोन फ्रॉम द बैंक हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस इट हैज बीन टेकन। चाहे का भैया यहाँ पैसा लोन लेता है कैश क्रेडिट में, एकदम शेयर मार्केट घुसा देता है, सब पता नहीं चलता है। सो देयर यू हैव टू बी केयरफुल दैट या तो मैनेजमेंट सर्टिफिकेट ले लो कि भी टर्म लोन। आई फाउंड वन केस अंडर सेक्शन 14A कि भैया ये इंटरेस्ट जो है आपने पीएल में डेबिट कर दिया, जबकि हम बोल रहे हैं ये कार लोन है, तो कार लोन तो कार पे लगेगा, दूसरी जगह नहीं लग सकता। लेकिन खाली टर्म लोन है तो टर्म लोन तो कंपनी कहीं भी यूटिलाइज कर लेती है। तो वो सब रिपोर्टिंग जो है आप उसके
बैकग्राउंड में पेपर रख के अपनी ये सब रिपोर्टिंग करने का मतलब रिपोर्टिंग को लैंग्वेज वर्स्ट टू वर्स्ट में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप कन्विंसिंग रिपोर्ट ना दें, ऐसी भाषा लिखें जिसमें आप अपने को मैन्यूवरिंग कर सकें, उसके मीनिंग को ऐसा कर दें ताकि ये लगे कि हाँ भाई पॉइंट्स तो मैंने दिया है बट ये फेवर में भी है नॉट फेवर में भी है, जहां पर आपको कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी लगती है कि भाई नहीं क्या करें हमको। अब आप एनबीएफसी का लास्ट क्लाउज है द कंपनी रजिस्टर्ड ऑन एनबीएफसी। अब यहाँ पंगा होता है, आप बैलेंस शीट देखते हो तो भाई साहब लोन है, इन्वेस्टमेंट है, शेयर है और एनबीएफसी में रजिस्टर्ड है नहीं। वहां फंसता है ऑडिटर। लास्ट में क्या करता है कि वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन एनबीएफसी, इफ यस और नॉट। अब वहां पर आता है दिक्कत कि भाई देख तो रहा है कि ये तो मार्केट में पैसा लगा रखा है, इंटरेस्ट इनकम पीएल में आ रही है, शेयर मार्केट में पैसा लग रखा है, डिफरेंस वहां पर कैपिटल गेन का आ रहा है, वायलेशन अपरेंटली दिख रहा है। तो अगर वो लिख देता है कि हाँ लेने वाला था नहीं लिया तो वैसा आरबीआई में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो वो अलग परमिटेशन चले जाते हैं और उसके कंपोनेंट अलग हो जाते हैं। और आप अगर नहीं मेंशन करते हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ गई, अरे ये तो लेने वाला था आपने लिख दिया, कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। वहां पर हम लोग कई बार ये सजेस्ट करते हैं कि मैनेजमेंट को बोलो एक नोट डाल देगी अपने नोट्स ऑन अकाउंट में कि भाई ये जो चीज है हमारा पावर का प्लांट था या पेपर का था या चाय का था, चीनी का था, दवाई का था, टाइल्स का था, किसी का प्लांट था, फॉर द टाइम बिंग हमारे पास फंड अवेलेबल है, हम उस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, टेम्पोररी फंड हमने शेयर मार्केट लोन में दिया है टू अर्न द इंटरेस्ट नॉट विद इंटेंशन टू कैरिंग आउट द एनबीएफसी एक्टिविटीज। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नोट देने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, बट कुछ तो बचा हो जाएगा। आई एम टॉकिंग द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल में नोटिस आएगी तो अपने को झेलना ही है। तो उस दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि कारों की रिपोर्टिंग में भी बहुत चीजें ऐसी होती है जो अगेंस्ट में है, पीएल में सेल्स है ही नहीं, देयर इज नो, क्या सर्विस इंडस्ट्री है या इंटरेस्ट है या सर्विस चार्जेस है या कोई सर्विस इंडस्ट्री से पैसा आ रहा है, पॉलिसी में लिखा हुआ है सेल्स इज बीइंग अकाउंटेड फॉर नेट ऑफ जीएसटी बेसिस। बड़ा आश्चर्य लगता है भाई कि जब सेल्स है नहीं उसकी पॉलिसी भी दे रहे हैं और सर्विस की पॉलिसी है नहीं। सो ये जो पिटफॉल्स नॉर्मल केसेस में देखे गए हैं, इसको आपको वेरी मेटिकुलसली इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉन्सोनेंस करके देखिए कि वो प्रेजेंटेशन जो है ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कुछ ऐसा है तो उसको पॉलिसी में मेंशन कर दीजिए। पॉलिसी में मेंशन अगर कर देते हैं तो ठीक है, उसके बाद अपने ऑडिट रिपोर्ट को उसी हिसाब से ढाल लीजिए, कारों में उसको कर दीजिए। जहां कारों लगता है मोर और लेस बहुत से ऐसी रिक्वायरमेंट है जो बोली जा सकती है, लोन की है, इन्वेस्टमेंट की है, आपने लिया कि नहीं लिया। तो ये जो नॉर्मल डे टू डे अफेयर्स में देखी जाती है कि मिस्टेक आती है, इसको अपने को मेटिकुलसली फॉलो करके राइट फ्रॉम प्रेजेंटेशन से लेके अकाउंटिंग पॉलिसी से लेके नोट्स ऑन अकाउंट से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक छोटी मोटी मिस्टेक रह जाएगी, क्लरिकल एरर रह जाएगी। यहां तक कि अपने इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन दिया हुआ है कि ईच एंड एवरी नोट में रेफरेंस ऑफ द नोट शुड बी गिवन, इफ पॉसिबल रेफरेंस ऑफ द पेज नंबर शुड बी गिवन और एटलीस्ट नंबर पे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है, एक लाइन दे दिया और रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर कहां से पढ़े, बोरोइंग से पढ़े तो आप बोरोइंग के नीचे लिख देना चाहिए रेफर नोट नंबर 18, 16 व्हाटएवर इट इज। सो क्रॉस रेफरेंस ऑफ द नोट्स coupled with the facts of the face of the balance sheet or PL account should be stated so as to facilitate the reader to understand your financial statement capably. More or less ये सारी बातें हैं और ऐसे तो इतने पिटफॉल्स हैं कि अगर 2 घंटा बोलते रहेंगे तो हो जाएगा। तो अभी फॉर द टाइम बिंग विष्णु इसमें ऐसा कर लेते हैं कि और कोई मेंबरों के, बिकॉज दिस इज इंटरेक्टिव सेक्शन यू नो कि वी आर टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो आई वुड लाइक, जैसे हमारे यहाँ पर पवन अग्रवाल जी हमारे मेंबर यहाँ पर हैं मीटिंग में, इज को मेंबर ऑफ FRRB, he was very kind to help me in various issues whenever there is a controversy in accounts. I think if he is there, he can also supplement some of the points for pitfalls regarding both accounts, presentation, audit report. विष्णु जी। हाँ, मेंबर से रिक्वेस्ट किया जाता है कि उनके कुछ भी क्वेरीज हों तो प्लीज हैंड रेज करें सो दैट हम उन्हें अनम्यूट कर सकेंगे और अपने भी क्वेश्चंस को प्लीज आप बताएं। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं सर, जब तक कि अपने उसको ले सकते हैं। रोहित है क्या? अशोक मैसूर जी भी ज्वाइन कर रखे हैं, केपी भी ज्वाइन कर रखे हैं, पवन अग्रवाल जी भी हैं। रोहित, हाँ
बोलिए भैया। हाँ, एक एक क्वेश्चन ले लो ना, चैट बॉक्स में कुछ हाँ। क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है भैया। फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, प्रमोद जी। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन इज द शेड्यूल 3, हाँ जी। even if there is no MSME outstanding, do it even required to show it as nil? See, trade payable requires you are bound to state what constitute your trade payable. If you have MSMED, you mention. If you do not have MSMED, then you state nil. But you cannot keep mum. You are bound to disclose under trade payable dues to MSMED, nil. अदर देन MSMED आएगा ना भाई, आपका ट्रेड पेबल है मान लो 1 करोड़ का है, MSMED मान लो नील है, तो जैसे पहले अगर मैं डेटर्स का एग्जांपल दूं आपको कि मोर देन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ, तो ऐसा थोड़े कि मोर देन 6 मंथ होगा तो होगा, नहीं, वो नहीं होगा। लेकिन ट्रेड पेबल में MSMED है तो दीजिए, ना तो मत दीजिए, बट स्टेटमेंट जरूर देना पड़ेगा। यू कांट कीप मम एज पर रिवाइज शेड्यूल। ओके सर, थैंक यू। अभी ये सेकंड क्वेश्चन है आकाश संगई जी का। सर, इवन इफ द अमाउंट इज नील, वी नीड टू डिस्क्लोज इट in the face as nil. Bifurcation is necessary. Which bifurcation? Trade payable? आकाश संगई जी, भैया उनका बोलना है कि अगर कोई अमाउंट नील है तो क्या हम लोग को फेस पे नील लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा, कि बाइफरकेशन अलग से लिखना होगा, कैसे वो पूछे, वो पता नहीं है, वो है नहीं शायद। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। देखो, अगर हमारी बैलेंस शीट में 15 एसेट्स है, 15 लायबिलिटीज है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमारा या फॉर्मेट 3 ये नहीं बोलता है कि आपको सारा देके नील 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 करना। ऐसा नहीं है भाई। आपके यहाँ फिक्स्ड एसेट्स है नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट है नहीं, सीधे इन्वेस्टमेंट में है तो आप सीधे इन्वेस्टमेंट दे देंगे। ओके, अदरवाइज की दरकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट विष्णु तुलसियान जी। हाँ जी। इवन इफ वी do not have any transaction with any related party, then whether we have to write about KMP? Yes, there you are. AS 18 requires that even if you do not have any transaction with KMP, but the name of KMP and all the related parties where control exists, you have to state the name, like subsidiary, associates, joint venture. Even if there is no transaction, at least the name of KMP. इसका मतलब क्या हो गया अल्टीमेटली? अर्थात किसी भी कंपनी में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में KMP का नाम तो आएगा ही आएगा, आपका ट्रांजैक्शन हो या ना। Okay, sir. Next question is from Anil Kumar Achalia ji. Standalone balance sheet signed on 25th August and CFS signed on 2nd September. Whether separate board meeting required for approval of standalone CFS? See, basically under section 129 में देखो क्या हो रहा है कि जो बैलेंस शीट डायरेक्टर्स प्रिपेयर करते हैं, दैट आर बाउंड टू बी लेड इनटू द AGM and it has to be approved by the board of directors. Now, standalone और consolidated दोनों का अप्रूवल जो है वो एक ही बोर्ड मीटिंग में होता है और दोनों की दोनों उसी हिसाब से AGM में लेड की जाती है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि साहब स्टैंडअलोन हो गया और कंसोलिडेशन के लिए आप समय लेके फिर से बोर्ड मीटिंग करना चाहते हैं, तो उस स्टैंड अलोन को लेके और एसोसिएट कंपनी को लेके CFS का अगर आप बोर्ड मीटिंग दोबारा करना चाहते हो तो भले कर सकते हैं, लेकिन AGM में दोनों एक साथ प्लेस करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ प्लेस करना पड़ेगा। और वहां आपको एक प्रैक्टिकल दिक्कत आएगी, जब आप AOC 4 भरने लगेंगे ना, CFAC 4, वहां पर जो है वो डेट ऑफ अप्रूवल मांगता है, और डेट ऑफ अप्रूवल अगर स्टैंड अलोन में दूसरी देंगे और CFS दूसरी करेंगे तो वो डिफरेंस के चलते एरर जनरेट करता रहेगा। वो आपका वर्चुअली प्रैक्टिकल एंगल से देखा जाए तो एक ही बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होगा और एक ही AGM में दोनों अप्रूव होगा, अलग अलग नहीं हो सकता, अलग अलग नहीं हो सकता। इसमें एक पॉइंट इसका CFS का अलग था ना सर, फिर इसकी बोर्ड डायरेक्टर रिपोर्ट तो वही रहेगी। डायरेक्टर रिपोर्ट की कंसोलिडेशन गैलेक्सी नहीं बनती सर। डायरेक्टर माइंड इट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट इन ए कंपनी इज नॉट one for standalone, one for consolidated. No, there is only one director's report in the final statement. No separate director's report is required for consolidated final statement. Mind it.
No caro is required for consolidated financial statement. Caro is required for stand. See, मैंने सारा चीज कवर नहीं किया, ये कंपनी एक्ट की बातें हैं, कभी कंपनी एक्ट का मौका मिलेगा तो मैं और 1 घंटा बोल दूंगा, अलग बात है। स्टैंड अलोन की बैलेंस शीट के साथ डायरेक्टर्स रिपोर्ट जाती है, कारो जाती है एप्लीकेबल। सीएफएस के साथ कारो नहीं जाती, उसकी अलग से डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं जाती। Okay, sir. Thank you. Any participant, any questions? सीएफएस का पॉइंट बहुत अच्छा तुम्हारी तरह। एक चीज और बताता हूँ खाली, मतलब आउट ऑफ द वे में, अशोक समझे। इस बार जो बजट आया काशी जी, थोड़ा सा मैं जैसा इसमें एक बात बोलता हूँ कि जैसे कई बार ये कंफ्यूजन होता है मेंबरों को कि कारो लगेगा कि नहीं लगेगा, कैश फ्लो लगेगा कि नहीं लगेगा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगेगा कि नहीं लगेगा, और तीनों के पैरामीटर्स अलग अलग है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है। क्या है कि कारो का स्मॉल कंपनी अलग डिफाइंड है, कैश फ्लो के लिए स्मॉल कंपनी अलग डिफाइंड है, आईएफसी के लिए अलग अलग डिफाइंड। मतलब क्या, सबका टर्नओवर किसी में 50 करोड़, किसी में 25 करोड़, किसी में 10 करोड़ है। तो वो कई बार जो कंफ्यूजिंग होता है कि भी कौन सा किसमें लगेगा। ऐसे अभी सीतारमण ने इस बजट में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जो है वो आज मैं निकाल के देख रहा था कि पहले की डेफिनेशन तो मुखस्त हो रखी है, एवरीबॉडी नोज की 50 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल और 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर। भाई साहब इतना के नीचे है तो स्मॉल कंपनी, इससे आगे गए तो अदर देन स्मॉल कंपनी, और अदर देन स्मॉल कंपनी है तो फिर सारे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 और AS18 सारे वो लगेंगे। अगर स्मॉल कंपनी है तो कैश फ्लो बनाने की दरकार नहीं है। हमको एक बात खाली सोच रहे हैं कि इस बार जब 2021 की ऑडिट करेंगे तो इस बार बजट में 1 फरवरी को सीतारमण जी ने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को बहुत बड़ा कर दिया। अंडर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट, स्मॉल कंपनी 50 लाख 2 करोड़ समझा हुआ था, 50 लाख रुपया की पेड अप कैपिटल को वो लोग ले गए हैं 2 करोड़। अब 50 लाख रुपया की कैपिटल को माने नहीं रखा। सब मोदी का जमाना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही है, 2 करोड़ की पेड अप कैपिटल और 20 करोड़ का टर्नओवर, 2 करोड़ की कैपिटल, तो यू आर स्मॉल कंपनी। कैश फ्लो की आवश्यकता नहीं है। बट ये अभी मैं आज ही निकाल के देख रहा था, ये नोटिफिकेशन आया है टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st day of April 2021। सो इन माय कंसिडर्ड ओपिनियन 21 वाली बैलेंस शीट में तो वो पूरा नहीं लगेगा, लेकिन 21-22 में आने वाले समय में आपका आईएफसी, कैश फ्लो, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, माने स्मॉल, आप समझ रहे हैं 20 करोड़ भैया, बात है कि 20 करोड़ को छोटा मोटा बिल्कुल करते हैं कि जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसमें है नहीं। तो हम लोग आने वाले समय में इन डेज तो छोड़, वी विल बी द ऑडिटर ऑफ स्मॉल कंपनीज ओनली। तो सीएफएस का और जो कैश फ्लो का और कारो का और इसको क्या बोलते हैं कि मतलब जो है आपके ऑडिट का, ये सब के पैरामीटर्स जो हैं थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि टर्नओवर जो आपकी 20 करोड़ हो गई, 2 करोड़ कैपिटल हो गई, वैसा स्मॉल कंपनी में आ गई। स्मॉल कंपनी में तो कैश फ्लो दरकार नहीं है, दरकार नहीं, अदर देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। माइंड इट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय चाहे 50 रुपए की होगी ना तो आपको वो सारे लग जाएंगे। ये स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन होते हैं अदर देन पब्लिक कंपनी के। सो इफ यू हैव ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देन दिस लिमिट अप्लाई, अदरवाइज इफ यू हैव ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो साहब 1 लाख रुपया की हो, 5 लाख रुपया की हो तो भी सारे के सारे लग जाते हैं। ये फॉर एएस की बात करो। मीडियम साइज कंपनी का, अब एएस किसको लगते हैं वो अलग है, मीडियम साइज स्मॉल साइज कंपनी, वहां पर ये सब 10 करोड़ का है कि 10 करोड़ का लोन होने से आप स्मॉल में अगर 10 करोड़ ज्यादा हो गया तो कहने का मतलब है कि जो आप रिपोर्ट बनाएंगे, जिस कंपनी का काम करेंगे, पहले तो उसका कैरेक्टर डिसाइड कीजिएगा कि एएस है कि इंड एस है। एएस है तो स्मॉल कंपनी है कि नहीं है, मीडियम साइज कंपनी है कि नहीं है, कौन से स्टैंडर्ड लगेंगे, इसका क्या फॉर्मेट लगेगा, उसके हिसाब से। अब देखिए फॉर्मेट की बड़ी विचित्र बात है, आप एनबीएफसी को देखें, अभी तक हम लोग को बैलेंस शीट मुखस्त हो रखी है क्या, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे एनबीएफसी कंपनी बन रही है वो आ गया, मालूम है क्या उसका परफॉर्मेंस चेंज हुआ है, फाइनेंशियल एसेट्स, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, इंडेक्स की, माने अब करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट और करंट एसेट खत्म,
अब आ गया फाइनेंशियल एसेट्स, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। तो अब तकलीफ क्या होती है, और एक चीज बता रहा हूँ, कंसोलिडेशन करते समय एक पॉइंट में मिस कर गया था कि जब कंसोलिडेशन फाइनेंस स्टेटमेंट बनती है ना किसी एक कंपनी के ए के साथ बी की, तो परफॉर्मा ए का लगेगा। तकलीफ आपको तब आएगी, ए है एनबीएफसी और बी है नॉर्मल कंपनी, उधर में कंसोलिडेशन करना है। इंस्टीट्यूट और स्टैंडर्ड बोलती है कि इसको एनबीएफसी के हिसाब से करो। एनबीएफसी का मतलब हो गया फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। जिस कंपनी को मर्ज कर रहे हैं वहां पर करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स। तो आपको सारे आइटम्स को लेके छांटना पड़ेगा कि कौन सी फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है। Then only you will be able to prepare the NBFC as required under Ind AS. Otherwise, it is very difficult. And vice versa. आप किसी कंपनी को कंसोलिडेशन कर रहे हैं, वो एनबीएफसी है, वो एनबीएफसी की बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल एसेट्स नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। आपको कंसोलिडेशन करनी है तो करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स। तो हर फाइनेंशियल एसेट नॉन फाइनेंशियल आपको चूज करना पड़ेगा कि भाई ये करंट एसेट्स है कि नॉन करंट एसेट्स है, ये करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट लायबिलिटी है। तो ये थोड़े से डाउटिंग टास्क हो जाएंगे आने में कंसोलिडेशन करते समय, बट रूल इज रूल, वी हैव टू फॉलो। राज रुंगटा जी हैंड रेज कर रखे थे। राज रुंगटा जी, राज जी। अच्छा सर, एक चीज और बताए ना, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट में दो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, अदर मैटर्स एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर। इस दोनों लाइन में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या थ्री लाइन डिफरेंस है, और कब किसको कब अप्लाई करना चाहिए? अदर मैटर में नॉर्मली यही बोला गया कि इफ यू आर ब्रांच ऑडिटर आपने नहीं किया है तो उसको मेंशन करो अदर मैटर में। अगर दूसरे ऑडिटर ने पिछले साल किया आपने किया वो अदर मैटर में। इम्फेसिस ऑफ मैटर में अगर मैनेजमेंट नोट दे दिया, मान लो फॉर एग्जांपल हमने भाई साहब 1 करोड़ का लोन दिया था, इस बार हम राइट अप कर दिए हैं और हमारा कंसिडरेशन ये है कि इन द कॉन्शियस ओपिनियन ऑफ द मैनेजमेंट ये 1 करोड़ रुपया मेरा डूबेगा, इसलिए हमने प्रोविजन कर दिया। But you as an auditor wants to highlight this in the audit report, there will go the emphasis of matter. Emphasis of matter in itself shows that you want to emphasize that this matter is very relevant for the purpose of understanding the final statement. अगर आपकी कोई बैंक गारंटी इन्वोक कर रही है वहां पर सिंपली मेंशन कर दिया है और उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, you can withdraw the attention of stakeholder by putting those matters under emphasis of matter. ये इम्फेसिस ऑफ मैटर अदर मैटर में ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ये है रिपोर्टिंग पैटर्न। क्योंकि आप मॉडिफिकेशन देंगे, नेगेटिव देंगे, क्वालिफिकेशन देंगे तो आपको 705 और 706 के हिसाब से देना पड़ेगा। नॉर्मली 700 में अदर मैटर, इम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर इंफॉर्मेशन मैटर यू कैन गिव इन द रिपोर्ट डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इफ यू वांट टू एम्फसाइज देन यू हैव टू गिव इट इन एम्फेसिस मैटर। इसका मतलब समझ कि अदर मैटर एक तरह से इंफॉर्मेटिव नेचर का हो गया, और इन्फेसिव मैटर जिसमें कि फाइनेंस भी आपका इफेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर ऑडिटर का क्या अपना व्यू है, कंसीडर्ड व्यू, वो देने का है, वो देना चाहिए। और उसमें ये लिखना चाहिए लास्ट में कि आवर रिपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड टू दैट एक्सटेंट, माने क्वालिफाइड नहीं है। आप हाईलाइट करना चाहते हो भाई ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा बोल देने से एटलीस्ट ऑडिटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, थोड़ी कम हो जाती है। भाई ऐसा एकदम साइलेंट रह गया, इसका मतलब ये नहीं पता लगता है कि उसने देखा भी है या नहीं भी देखा है। एक क्वेरी आ रही है हमारे पास, हाउ टू गिव नोट व्हेन देयर इज टैक्स लायबिलिटी व्हिच इज मोर देन नेट वर्थ। मेंशन कीजिए, आपके पास सर्च हो गई, इनकम टैक्स रेड हो गई और रेड होने के बाद आपके पास 100 करोड़ की डिमांड आ गई, आपकी वर्थ इतनी नहीं है और किसी कारण से अब वो जेन्युइन इनजेन्युइन डिमांड अलग है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, नॉट ओनली नोट, whether I would advise the going concern concept may be affected under the circumstances. If the tax liability is more than net worth, not only disclosure, even the going concern concept will be affected in that case, and that has to be first in light of the stakeholders. And वो नोट कैसे दे सकते हैं आप, बकायदा मैनेजमेंट बोलते नहीं देंगी तो वहां पर अभी विष्णु ने पूछा इम्फेसिस ऑफ द मैटर, वहां डाल दीजिए बकायदा कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज मे बी अफेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ द disproportionate demand by the income tax department, although which is being disputed by the company so and so. But auditors को see basically क्या है, आज के दिन ये कंपनी से पहले वाली बात नहीं है कि साहब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस भरती है, यस नो कर दीजिए। You can modify your report, drawing the attention of the stakeholders, put forward your thoughts and points on the subject so as to state that the auditor was conscious to take into cognizance of these factors, and then the report has been issued. Silent will not be sufficient.
राजू रुपटा जी ने हैंड रेज किया है, काइंडली से पूछिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप स्पीकर सर से। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। दो बात है, एक तो छोटी बात ये है कि जो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है हाँ वो एज ऑन बैलेंस शीट डेट देखेंगे या एज ऑन द साइनिंग ऑफ द बैलेंस शीट देखेंगे? नहीं, एज ऑन बैलेंस 31 मार्च, ईयर एंडिंग। साइन तो आप 2 महीना में करो, 4 महीना में करो, बिकॉज यू आर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल ईयर, you are not reporting on the date of your report. Your date report may be April, May, June, July till your time permits, but you are auditing a particular financial year, and that financial year में अब एक बात देखो, मैं बताता हूँ, 31 मार्च को लेटर सपोज कोई सब्सिडी थी और अब नहीं रही, या सारे साल में नहीं थी, 31 मार्च को एसोसिएट होगी, सब्सिडी आ गई, तो आपके सारे कानून जो है 31 मार्च के एग्जिस्टिंग के हिसाब से लग जाएंगे। तो आपकी रिपोर्ट जो है स्मॉल कंपनी का कैरेक्टर हो या और कोई नेटवर्क की बात हो, दैट विल बी विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल ईयर, नॉट बेस्ड ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है 20% का, हाँ, ये ड्यूरिंग द ईयर एट एनी टाइम होने से होगा या एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर होने से होगा? ना 20% वाला ड्यूरिंग द ईयर एनी टाइम होने से आपका हो जाएगा, दैट इज ऐसा नहीं है कि ईयर एंडिंग। अच्छा, क्लोजिंग ईयर में होने से नहीं होगा, वो किसी भी समय अगर है तो भी वो टीएफएस बनाना ही पड़ेगा आपको? अगर सारे साल में उसमें लिखा हुआ है सीएफएस में कि अगर आपकी कोई ऐसी एसोसिएट कंपनी है, मान लो सारा साल में 20% थी, एट द एंड ऑफ ईयर नहीं रही, वहां पर प्रोबेबली इफ आई रिमेम्बर करेक्टली वो क्लियर किया हुआ है तो उसके इम्पैक्ट जो है आपके पीएल में आपको दर्शाने पड़ेंगे। वो मान लीजिए कि पूरा साल वहाँ। थी, फरवरी में उसकी होल्डिंग जो है वो डाइल्यूट हो गई, फरवरी में अगर डाइल्यूट हो गई, आप बोलना चाह रहे हो कि 31 मार्च को उसका कैरेक्टर एसोसिएट का नहीं रहा, राइट? तो नॉर्मली क्या है कि वो बनती तो है सीएफएस एज ऑन क्लोजिंग डेट के हिसाब से, बट उस केस में लिखा हुआ है कि द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आइटम हैज टू बी सेपरेटली स्टेटेड इन द नोट्स कि ड्यूरिंग द ईयर इट वाज एसोसिएट कंपनी व्हिच हैज बीन डाइल्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर सो एंड सो परसेंट एंड देयरबाय इट इज आउट ऑफ द क्लच ऑफ सब्सिडियरी कंपनी और आउट ऑफ एसोसिएट कंपनी, नोट्स में आ जाना चाहिए। सच इज इंपैक्टेड इन द प्रॉफिट अकाउंट को इसको चार्ट बना के देनी पड़ेगी आपको। अच्छा, एक तीसरा क्वेश्चन है कि नहीं लगेगा उसका। हाँ। जो ट्रेड पेएबल में जो एमएसएमई का जो बाइफरकेशन देना है, हाँ। तो ये बाइफरकेशन क्लाइंट को खुद को ही नहीं पता है कि हमारे यहाँ कौन कौन सी एमएसएमई है या नहीं है, तो ऑडिटर कैसे उसको आइडेंटिफाई करेगा? Presentation of financial is the prime responsibility of the management who are being charged with the preparation of financial statement. अब अपने आ जाते हैं कि on that basis what we do, we go and examine the documents and based on the document evidences we certify it is true and correct. अब आप बताइए कि जैसे डेटर्स का 6 महीना के लेस और 2 महीना के लेस, उसमें क्या करते हैं? क्या आपने वो तो ठीक है, डेटा से मिल जाता है। हाँ, अब एमएसएमई की बात यदि करें, देखिए नहीं मिलता है तो फिर मैनेजमेंट कैसे देगा? तो आप उसको बकायदा इम्फेसिस मैटर में डाल दीजिए, ट्रेड पेबल में लिख दीजिए, अदर देन नील करके वहां पर लिख दीजिए रेफरेंस देके कि द मैनेजमेंट हैज नॉट बीन एबल टू ascertain the dues from the MSME DMAC in view of the want of the details from the respective parties। है, और पहले आपको ध्यान में जानूं, पहले कैसा आता था कि वहां पर एक वर्ड लिखा जाता था कि एंड द ऑडिटर हैज रिलायड ऑन द मैनेजमेंट, कि भैया ऐसा है कि नहीं है। तो ये तो एक सब्जेक्टिव उससे राजू की उसमें ऐसे मांगने से अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं आता तो ये स्टेटमेंट, ये क्या हो गया? डिस्क्लेमर। नेगेटिव नहीं हुआ कि आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू फॉर्म एन ओपिनियन वेदर दिस इज टू द करेक्ट और इन एब्सेंस ऑफ वांट ऑफ डिटेल्स फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये डिस्क्लेमर वाला में चला जाएगा, बट देना तो पड़ेगा, देना पड़ जाएगा। एक चीज और है, लास्ट है, जैसे किसी क्लाइंट का हेड ऑफिस कोलकाता है, हाँ। और उसकी मान लीजिए फैक्ट्री है बैंगलोर में, अच्छा, और बैंगलोर की फैक्ट्री का अकाउंट्स अलग से ऑडिट होता है, वहां का एक ब्रांच, आप उसको बैंगलोर की फैक्ट्री को ब्रांच तो बोल ही सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो वहां से एक ब्रांच ऑडिटर वो रिपोर्ट भेजता है और उसी पर रिलाई करके हम लोग उसको कंसोलिडेट कर देते हैं। कंसोलिडेट नहीं, वो तो मान लो वो तो ब्रांच का तो अपना मर्ज होता है आपके मेन अकाउंट में। हाँ, ब्रांच का रिपोर्ट आ गया यहाँ ऑडिटर का, और उसी रिपोर्ट को हम लोग अपनी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। हाँ, एकदम ठीक है। तो हम लोगों को अपने रिपोर्ट में मेन जो फाइनल रिपोर्ट है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट तो कहीं जा नहीं रही है, ना टैक्स ऑडिट में जा रही है, वो तो सिंपली एक दूसरे ऑडिटर को दे रहा है रिपोर्ट, तो अपना क्या रोल होता है उसमें? बताया था उसमें आप, उस समय आप हो सकता है अटेंड नहीं करो राजू, जिसमें मैंने बताया ऐसी केस में अपने इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन 700 रिवाइज में ये बात लिखी हुई है
कि if you are relying on the auditor's work of another auditor or another branch or your depot or your stock factory, whatever it is, then you have to mention in the auditor report other matter that we have not audited the branch of this company whose net worth is so and so, उसका परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, there you have to mention कि ऐसे भाई मैंने 700 उसको कंसिडर किया while preparing my report। मान लो कि उस रिपोर्ट में ऐसा निगेटिव पॉइंट आया हुआ है तो आपको निगेटिव पॉइंट देना पड़ेगा। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल बताते हो कि हमारे पास एक तो फैक्ट्री है सीतापुर में, वहां से ऑडिटर कहता है कि कंपनी हैज नॉट मेंटेन फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, बकायदा आती है, तो उसको हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है कि वी हैव नॉट ऑडिटेड दिस ब्रांच हैज बीन ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, और हमारे को कारों में भी उसी की चीज को लेना पड़ता है क्योंकि वहां पर लिखे हुए हैं कि वी हैव कंसीडर्ड द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग आवर रिपोर्ट, तो उसके नेगेटिव पॉइंट को हम अपने रिपोर्ट में डालते हैं। बट देयर इज अ अदर मैटर, देयर हैज टू स्पेसिफाई, वी हैव टू स्पेसिफाई। चलिए, धन्यवाद। क्वेश्चन है सुमित बिहानी जी का, वो लिखते हैं कि इन केस ऑफ अ स्टार्टअप दे आर मेकिंग लॉसेस एंड रेजिंग फंड्स, देन हाउ टू डील इन द लाइट ऑफ गोइंग कंसर्न? हाउ टू डील विद द लाइट इन द लाइट ऑफ गोइंग कंसर्न? वो गोइंग कंसर्न हुआ क्या? वो क्योंकि वो जो स्टार्टअप में लॉस कर रहा है वो फंड भी रेज कर रहा है। देखो लॉस का गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से वो डिफरेंट एंगल है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में लॉस होता तो क्या हुआ, बहुत सी आज के दिन जितनी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं वो भेल और सेल गेल सारा निकाल लो, सारा लॉसेस में चल रहा है, तो उनका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से लॉस से इफेक्ट नहीं आता। हाँ, लेकिन लॉस आपका चलते चलते ऐसी पोजीशन में आ गई कि उस लॉस, देखिए पहले बात तो लेट अस सपोज आपकी स्टार्टअप 5 करोड़ से बनी और आपका लॉस 4 करोड़ का हो गया, तो हु इज मीटिंग आउट दिस लॉस? अगर ये लॉस को मीट आउट करने के लिए रिसोर्सेज स्टार्टअप ला रहा है, व्यवस्थाएं कर रहा है, डायरेक्टर से आ रहा है, अदर देन डायरेक्टर से आ रहा है, तो आप उसको चला रहे हो। गोइंग कंसर्न इफेक्टेड तब हो जाएगा व्हेन ऑडिटर्स फील कि इन कमिंग ईयर्स ये इतना बर्डन हो गया कि ये तो कोलैप्स करने वाला है। ये सब्जेक्टिव जजमेंट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे को मालूम है आज इंडिया में स्टार्टअप खुले होंगे 400-500 और कई स्टार्टअप बंद हो गए, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वहां पर इफेक्टेड हो सकता है, प्रोवाइडेड द ऑडिटर हैज द क्रेडिबल एविडेंसेस कि कंसीडरिंग दिस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस दे आर नॉट इन पोजीशन टू मीट आउट दिस लॉसेस, और ये बंद होने वाली है, गोइंग कंसर्न इफेक्टेड हो जाएगा, देन यू हैव टू मेंशन द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। लेकिन लॉस चल रही है, बहुत सी ऐसे लॉसेस है 8 साल 10 साल तक लॉस में चलती है, स्टार्टअप तो बनती है शुरू में लॉस के लिए, वो एक कंसेप्ट ये कि 3 साल 4 साल के बाद ही बेचारा कर पाएगा, इसीलिए तो स्टार्टअप दिया, इसीलिए इसको बेनिफिट दी गई है। तो ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकता कि लॉस होने से गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाएगा। नो, लॉस एंड गोइंग कंसर्न, भाई आग लगी, प्लांट लग गया, खत्म हो गया, प्रॉफिट है, तो भी गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाएगा, ये बंद ही होने वाला है। एक आज पावर विंड एक कोई कंपनी में है, महाराष्ट्र में पावर पंखा लगा रखा है जिसको क्या बोलते हैं वो विंड पावर, विंडफॉल। हाँ, अब एक ही पंखा है, वो कंपनी उसी पर आधारित है और बड़ा मस्त कमाती है 2-3 करोड़ रुपया, पता लगा पंखा ही टूट के खत्म हो गया, तो भाई तेरा प्रॉफिट होने की भी गोइंग कंसर्न इफेक्टेड हो गया, वो बकायदा लिखना पड़ेगा। तो गोइंग कंसर्न या तो फिर फटाक से कोई दूसरा धंधा करे, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है इज नॉट सोलली बेस्ड ऑन द लॉस एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सर लेकिन लॉस इतने हो कि वो कैपिटल इरोड हो जाए और वो जो लॉस है आपके बाहर के लोन से ही फंडिंग हो रही हो, तो फिर वो कब तक इसको ऑडिटर देखता रहेगा? भैया अगर आपका लॉस चल रही है फिर भी आपको फंडिंग मिल रही है, लोन से मिल रही है, तो अच्छा है, तो फिर अच्छा ही है ना, आपको चलाए जा रहे हैं। वो एक कहावत है ना कि एक आदमी कुआं खोद रहा था, बोला 10 फीट नीचे पानी मिलेगा, बोला ना और खोदो 15 फीट मिला, तो 35 फीट जाके पानी मिला। तो आप चेष्टा कर रहे हो, लोन ला रहे हो, तो गोइंग कंसर्न नहीं हुआ। हाँ, आप जिस दिन डायरेक्टर भी संचित कर दे कि अब कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, जैसे मैंने बताया आपके सर्च हो गए, इतना डिमांड हो गया, जैसे सर्च केसेस में आज के दिन माय फ्रेंड अशोक विल बी एबल टू टेल दिस कि वंस द सर्च इज देयर, ऐसे ऐसे हाउस जो खत्म ही हो गए, वहां गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है अफेक्टेड हो जाएगा, खाली लॉस से नहीं होता, लॉस इज नॉट अ सोल क्राइटेरिया। सुमित बिहानी जी आपको अनम्यूट किया गया, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं भैया, मेरा यही था, थैंक यू सो मच फॉर दी कंसिडरेशन। तो सर मेरा यही था कि बिकॉज इट्स ऑल बेस्ड ऑन एक्सेल शीट, एक इन्वेस्टर को डेटा बनाया जाता है और उसके हिसाब से फंड्स रेज किए जाते हैं, बट वो कभी एबिलिटी टू रेज फंड वुड प्रॉब्ली बी इम्पेयर्ड ऑन अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आज ये नहीं पता चलेगा कि नेक्स्ट राउंड में फंडिंग होगी कि नहीं होगी। तो अब सोचिए कोविड आ गया और वो अभी
रिवर्स साइड ऑफ द बिजनेस में आ गया तो मे बी पीपल वुड नॉट बी इंटरेस्टेड फर्दर टू इन्वेस्ट. सो आई अंडरस्टैंड जो आपने कहा कि अपार्ट फ्रॉम फंड रेजिंग कैपेबिलिटीज और भी देखना पड़ेगा कि इम्पेयरमेंट मतलब इज द इन्वेस्टमेंट कॉलिंग फॉर एन इम्पेयरमेंट और नॉट. ऐसा बयानी जी मैं बात कहूँ कई बार कोई भी बिजनेस धंधा करता है ना, कोई भी बिजनेसमैन इंटरप्रेन्योर्स जो कोई धंधा करता है ना, और वो स्टेब्लिश करता है, सारा रात दिन खपाता है, तो लास्ट चांस तक वो लेते रहेगा, किसी तरह से रिवाइव हो जाए, किसी को फंड को लाएगा, पार्टनर को लाएगा, कैपिटल इशू करेगा, ज्वाइंट वेंचर में आएगा, प्रॉपर्टी बेचेगा, वो करता रहता है. Correct. सारे पैरामीटर्स खत्म हो जाए, वो अबाउट टू कोलैप्स है, तो इतना तो ऑडिटर को समझ जाएगा कि बंदा जाने वाला है. जजमेंटल और टाइम टेकिंग है, मतलब देयर कैन बी अ टाइम ऑफ वन बैलेंस शीट एटलीस्ट इन द जजमेंट टू कंक्लूड. बट एनीवेज थैंक यू, आई अंडरस्टूड द पॉइंट सर. थैंक यू सो मच. ये ठीक है, आपको वो देखना पड़ेगा, ऐसा लगे तो आप हल्का रिमार्क दे दो. डायरेक्टर्स आर मेकिंग एफर्ट्स टू बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी एंड होपफुली विल कम इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. आप गोइंग कंसर्न को बचा के चलो, एकदम ही सरेंडर हो गया तो फिर आपको देयर इज नो वे आउट. यू हैव टू मेंशन द गोइंग कंसर्न इफेक्ट दैट वे. थैंक यू सर. सरिता मित्तल ने हैंड रेज किया है. मैडम आप पूछिए क्वेश्चन अपना. हेलो. हाँ सर, मुझे पूछना था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हमारी इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल होती है और परचेज होती है, उसको हम अलग अलग दिखा सकते हैं या उसको नेट ऑफ करना पड़ता है? बिल्कुल अलग दिखाना पड़ेगा, नेट आउट नहीं कर सकते हैं आप. AS3 के कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो अपनी गाइडलाइन देखेंगे सपोर्टेड बाय द इंस्टीट्यूट, एकदम कैटेगरी लिखा हुआ है कि नेट आउट जो है ना, वो पारा 23 या 24 AS3 में एक मोस्टली पारा 22, वो खाली नेट आउट उतना सा बोलता है. मान लो किसी कस्टमर से एडवांस लिया हुआ है, किसी कस्टमर को एडवांस लिया शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है, वो दिया हुआ भी है, वो नेट आउट हो सकता है. अदरवाइज अगर आपने डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है, उससे जो प्रोसीड्स आई है, इट हैज टू बी शोन सेपरेटली. अगर नेट आउट कर दिया है तो इज ए टेक्निकल वायलेशन ऑफ प्रेजेंटिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट. Auditors may report about that. It has not been meticulously followed in accordance with the guideline of the institute. और ऐसा हम लोगों ने FRRB में, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स एसेट के बारे में नेट कर देते हैं, डिस्पोजल ऑफ एसेट को नेट पर करते हैं, इन्वेस्टमेंट को नेट अप कर देते हैं. ये ग्रॉस में रिसीट और ग्रॉस में आपका आउटफ्लो, ये दिखाना ही पड़ेगा. नेट आउट नहीं कर सकते आप, बहुत लिमिटेड है. आप 22 पारा पढ़ेंगे AS3 का, वो नेट आउट करना बड़ा लिमिटेड स्कोप है. अदरवाइज ऑल आर हैज टू बी ऑन ग्रॉस बेसिस. एनी अदर पॉइंट्स फ्रेंड्स? Participants, please ask your questions by raising your hands or put in the chat box. हाँ अशोक भैया कुछ क्वेश्चन है, अनम्यूट किया जाए. अशोक अनम्यूट करो. रोहित अनम्यूट करो अशोक भैया को. कर दे रहा हूँ भैया, 1 मिनट. ओके. अशोक जी. हाँ सर. deliberation, only one point, related party. When it is a case of one OPC, 1% company, now in the budget also, government has encouraged 1% company. Now, in that case, I think all the transactions, the director is interested. आवाज, हेलो आकाश, अशोक आवाज थोड़ी कट रही है, क्लियर थोड़ा लाइन कनेक्ट करके बोलो. विष्णु, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Just I want to अशोक जी आप अपना वीडियो ऑफ कर in case of 1% company, हाँ, in case of 1% company, हाँ, the transactions with the directors, practically only one director is there, then all transactions will be related to yes. and he is the KMP. If I remember correctly, some of the provisions to 1% company
in separate sections where disclosures are required for related patency, which is 188 of the Companies Act. There some exceptions has been given for one-person company, because one person is director who is dealing with himself. He is contributing to the capital. He is contributing to the loan to the company. There some exceptions has been given. But prima facie, if transactions has taken place with him, I don't think that there is harm in disclosing that figure. The loan has been taken or loan has been given, because it may affect criteria of one-person company. I'm not much, because one-person company concept has got some different dimension under various sections of the Companies Act. Whether you elaborate, we will be able to enrich ourselves. No, practically, one person, whenever there is a dealing with the director, practically he is a KMP, then you have to disclose it. Yes, KMP has to be disclosed, or any other concern in which that director is interest. That control where they Yes. exist, that name of the person and the name of the company has to be given. Because one person company, the director is the KMP. He is the only director. Yes, he is a KMP. Yes, the name will be there. Name has to be there. There is name there. He has to disclose. Yes, yes, he has to disclose. The dealings with his related parties disclose compulsorily. Disclose is compulsory. Disclose is compulsory. Even the name, control, where exists, Yes. and the transaction. Even if there is no transaction, there again he has to disclose the KMP name and some of the Yes. concern in which he is interested. Yes, yes. It has to be given. It has to be given. There is one question of Yogesh Patesaria. And- Has it been taken? Maybe Question है, sir, can you please elaborate more on the auditor's responsibility on contingent liability disclosure? Auditor's report on contingent liability. Yeah. Yes, very question. Well, I tell you, in the auditor's report, there is a section of report on other legal and regulatory requirements. There is a section in the auditor's report that is called as report on other legal and regulatory requirements. And under that heading, one categorically report has to be done by the auditor in respect of contingent liability, which is what is the contingent liability and what is the possibility of outflow from the company. ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कंटिजेंट लायबिलिटी की बात करते हैं कि कंटिजेंट लायबिलिटी जो है कंपनी की जो है वो नोट्स एंड अकाउंट्स में है, प्रिज्यूम है, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि पिटफॉल्स है। सोचो कि वहां पर जो है कंटिजेंट लायबिलिटी का मैटर दिया हुआ है। अब क्या कंटिजेंट लायबिलिटी है कि साहब कंपनी सूट फाइल कर रहा है किसी पार्टी पर या किसी कंपनी पर मेरे सूट फाइल कर रखा है और इनकम टैक्स की डिमांड है या फलाना एक्साइज की डिमांड है, रेलवे की डिमांड है, बहुत सी कंटिजेंट लायबिलिटी वहां पर दी हुई है। ऑडिटर्स की क्या ड्यूटी बनती है वहां पर रिपोर्ट एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट में कि कंपनी ने उस कंटिजेंट लायबिलिटी का इम्पैक्ट डिस्क्लोज किया कि नहीं किया। देखो रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडिटर की ड्यूटी क्या बनती है कि वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड इम्पैक्ट ऑन सच कंटिजेंट लायबिलिटी। अब होता क्या है कि वहां कंटिजेंट लायबिलिटी को मेंशन कर दिया जाता है बट उसका इम्पैक्ट नहीं लिखते हैं। इसीलिए आज के दिन देखेंगे हर कंटिजेंट लायबिलिटी के नीचे एक नोट आता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देता हूं कि इनकम टैक्स की लायबिलिटी है या और कोई भी लायबिलिटी है, एक नोट आता है कि मैनेजमेंट हैज टेकन ओपिनियन ऑन दिस एंड द कंपनी इज वेरी फेवरेबल रिगार्डिंग विनिंग ऑफ दिस केस एंड एक्सपेक्ट नो आउटफ्लो ऑन दिस कंटिजेंट लायबिलिटी। और if something is there in the contingent liability, the management is sure that there will be no outflow on this account. Or even if some outflow is there, the management has taken care of by way of earmark investment somewhere to meet out that contingent liability. तो होता क्या है कि not only contingent liability, उस contingent liability का impact क्या है वो ऑडिटर को बताना है। नॉर्मली आप देखेंगे ऑडिटर रिपोर्ट में उस कंटिजेंट लायबिलिटी के रेफरेंस को दे दिया जाता है। वहां पर कहां पर अदर लीगल रिक्वायरमेंट के सेगमेंट में वहां एक लाइन ये लिख दी जाती है कि द कंपनी हैज डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन ऑन फाइनेंशियल पोजीशन वाइड नोट नंबर सो एंड सो। वो नोट में हम लोग क्या स्पेसिफिक डलवा देते हैं
जैसे मान लो कंटीजेंट लायबिलिटी इनकम टैक्स की है, तो वहां लिखता है मैनेजमेंट कि द कंपनी हैज टेकन ओपिनियन, या ऑन द बेसिस ऑफ recent case law judgment on the issue, the company expects favorable decisions and there would not be cash outflow. कहने का मतलब है जहां जहां कंटीजेंट लायबिलिटी है और वो डिस्क्लोज्ड है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल इम्पैक्ट में, ये बताना पड़ता है. दिस इज द रिक्वायरमेंट बाय द मैनेजमेंट एंड देयर द ऑडिटर विल टेक सब्जेक्टिव डिसीजन कि ये वाले जो इम्पैक्ट है ये प्रॉपर डिस्क्लोज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है. तो नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट में वो लाइन लिख देते हैं, द कंपनी हैज डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी व्हाइट नोट नंबर सो एंड सो. अगर वो नॉर्मली आप किसी भी बैलेंस शीट देखेंगे जहां कंटीजेंट लायबिलिटी है, वहां मैनेजमेंट का एक नोट रहता है कि ये कंपनी एक्सपेक्ट नो आउटफ्लो, और वो रेफरेंस देके निकल जाएंगे. और अगर कंटीजेंट लायबिलिटी का आउटफ्लो नहीं दिया, अगर कंपनी साइलेंट है, देन यू आर बाउंड टू स्टेट इन योर ऑडिट रिपोर्ट इम्पैक्ट ऑफ सच कंटीजेंट लायबिलिटी, वो देना पड़ जाएगा आपको. आई थिंक आई एम क्लियर. शैलेश जैन जी ने हैंड रेज किया है. शैलेश जी अपना क्वेश्चन पुट कीजिए. Yes, sir. Good to see the whole thing about this pitfalls and things about this thing. Just wanted to know more from a kind of a net debt perspective, because we are listening this particular term because one of the largest companies have said that the net debts will be zero, and they have made that particular thing successful. So what are the components that to follow as part of the net debts is something just wanted to understand. Net debt of the company. Yes. So net debt, what do you mean by net debt? Company is having a net debt, and that we are discussing here. If you have the borrowing, and then that borrowing has to be bifurcated into separate segment, whether this net debt is from related parties other than related parties, whether debt is secured or whether debt is unsecured, whether that debt security is out of the terms, convertible, non-convertible, what is the rate of interest if it is a term loan. So debt has got so many segments. Each and every segment is supported by their proper disclosure, and that disclosure जो है वो आपको वहां पर net जहां पर debt borrowing है, that you have to mention there as to what is the nature of that debt, what is the interest of that rate, what is the possibility of repaying that debt. These are the requirements to be stated in the notes below the relevant schedule itself, that these net debt of the company are being characterized by these facts. Basically, we are to bring to the user your net debt liability consists of what is the character, who has funded, what is the term conditions, whether it is secured. So these types of disclosure is required, that sometimes is missing. That is why we call pitfalls in presenting the balance sheet, financial statement. The subject on which you are raising, because these are the kinds of pitfalls which sometimes missed out in the financial statement. क्या बोलते हैं बस इधर ही वहाँ उस समय रखा हुआ है. राज जी, लास्ट क्वेश्चन. राज जी, राज रुंगटा जी. राज रुंगटा जी, काइंडली आपने हैंड रेज किया है, अपना लास्ट क्वेश्चन पुट अप करें. राज रुंगटा जी. वो नहीं है लगता भैया, निकल गए लगता है. एक मिनट देख लेता हूँ. Any other questions from any of the participants? We are going to sum up this session, the wonderful session today. Rohit, it seems there is no further question from the learned speaker. So now you can proceed for the rest of the formalities later on. Okay, भैया. Thank you, Pramod ji. Thank you for the nice deliberation. Now I hand over to Mr. Prakash Patwari, Chairman of the GD Committee, to give the vote of thanks. Thank you, Rohit. Welcome, Bhaiya.
Nowadays, when department is too particular to implement a rule and regulation, but we professional feel that also not too capable due to the complex of the practicality and the complex of the act. In this situation, with thanks to participant also to raise relevant question and the query. And thanks Pramod ji for nice and effective deliberation. Thank you Pramod ji once again. And thanks to participant and our president also to take the initiative for this GDOs. Dear participants, there are two announcements. One is tomorrow we are holding the bank audit seminar for 5 hours. So you can register that one. And further, the VIP is going to organize a annual conference in the ITC Royal Bengal on 15th May. So you all are requested to please support as per your requirements. There will be good delegates, there will be good speakers. The venue is very good. So whatever suggestion you can put out to us or any of the committee, we're really taken care of. Thank you so much for the joining the program. Only one line. ये one line खाली last में बोलता हूँ सब मेंबर को कि जब कोई amendment आता है ना, जब कोई modification आता है, आपस में एक दूसरे से interaction का छोटा-छोटा ग्रुप भी बना के करो, ताकि ये जो मेजर मिस्टेक रह जाती है अकाउंट्स में, तो क्या होता है कि वो सेम चला आता है ना। तो एक कहावत है ना भी कि जैसे हवा बहती है उसको लचको, ठीक है ना, लचक नहीं लचकोगे फिर टूट जाओगे, है कि वो बोल जाती है दरक जाती है वो फलक जो लचक नहीं पाती। आप हवा का झोंका जिधर है भैया उधर से बनाते हो और अपना रिपोर्ट निकालते हो, नहीं करोगे तो टूट जाओगे। बट थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी विष्णु। सर आपको क्या मेमेंटो मिला क्या? हाँ बिल्कुल मेमेंटो मिला, मैं लेके बैठा हूँ। थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल मेमेंटो यू हैव गिवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। Thank you all of you. Thank you.